अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की गाड़ी को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं एंड लेके जा रहे हैं डेटाबेस की ओर, डेटाबेस कनेक्टिविटी, बैक एंड कनेक्टिविटी की ओर। आप लोग सोच रहे होंगे कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आना था आज हमारा, बट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं, यहाँ पे जेसन, एपीआई, ये सब क्या लेके आ रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आना था, लेकिन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाए वो सीक्वेंस में क्रिएट करना चाहता हूं यहाँ पे। उसके लिए आपको जेसन का जानना, एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इवन क्लाइंट सर्वर, ये सारी की सारी चीज़ें होती क्या है, डेटाबेस से काम कर कैसे रहे होते हैं। अभी जो भी आप वेबसाइट बनाने सीख रहे थे, ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप सीख रहे थे कि ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, वेबसाइट बिल्ड करेंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आप लोकल डेटा रख दोगे, डेटा सारा का सारा आपका डेटाबेस में होगा, बहुत सारे डेटा होंगे, है ना। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, पूरा आइडिया लग जाएगा। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, इवन क्लाइंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को पता होगा क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, बट मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, सब कुछ आइडिया लग जाएगा। क्यों मैंने जेसन आपको पहले पढ़ाना जरूरी समझा, क्यों मैंने पहले आपको एआई पढ़ाना, एपीआई पढ़ाना जरूरी समझा, एआई तो नहीं, एपीआई पढ़ाना जरूरी समझा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना तो ट्रस्ट बिल्ड हो ही चुका है आपका, है ना, कि जो भी सीक्वेंस हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है और प्रॉपर इंटरव्यू ओरिएंटेड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी रख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या? डेफिनेटली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ये वीडियो है नहीं, बट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ ये वीडियो हमें लेके जाएगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अगर पढ़ना है तो। आ जाओ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। देखो अभी तक जो भी हम लोग वेबसाइट बना रहे थे ना, फ्रंट एंड पे जो भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख के, तो वो हम उसको क्लाइंट कह सकते हैं। अच्छा, वो क्लाइंट होता है क्या? नहीं, क्लाइंट तो वो होता है जो हमारे दुकान पे सामान खरीदने आ रहा है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे जो हम लोग अभी टेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, उसमें क्लाइंट हम अपने ब्राउजर को या जो भी हम लोग अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो भी हमें दिख रहा है विजुअली, उसे हम लोग क्लाइंट कह रहे हैं, ठीक है। आप जैसे ही गूगल ओपन करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, मान लो आप स्कूल फॉर यू की वेबसाइट पे आए, तो जो स्कूल फॉर यू का वेबसाइट आपको दिख रहा है बेसिकली वो क्लाइंट है, ठीक है। आप क्लाइंट हो, आप उस पर कुछ क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड होती हुई दिखाई देती है, आती हुई दिखाई देती है। तो कहाँ से आ रही है? डेटाबेस से। क्या वो उस पर पड़ा हुआ है? नहीं, डेटाबेस से मंगा रहे हैं हम लोग। डेटाबेस पे सारा सामान रखा हुआ है, वो तो आपको विजुअली बस एक दिख रहा है वहाँ पे कि ये सारी की सारी चीज़ें, हम ये बटन क्लिक करेंगे तो डेटाबेस से आ रहा होगा। कुछ समझ नहीं है, ठीक है, अभी समझते हैं। देखो यहाँ पे खाली पेज मैंने ले रखा है क्या? लगता है आज मैं भूल चुका हूँ खाली पेज लेने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से शायद मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले सकता हूँ क्या? ब्लैंक स्लाइड ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं ले सकता हूँ। या यहाँ पर से मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बिफोर आफ्टर, हाँ ऐड तो मैं कर सकता हूँ। करंट टेम्पलेट नहीं, अलग से यहाँ पे कुछ ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो भी आपने मान लो एक वेबसाइट बना रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक प्यारा सा वेबसाइट है, वेबसाइट जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लगेगा। देखो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट दे रखा है, यहाँ पे एक आपके पास एक बटन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बटन है, अभी भी नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लगने दो। तो ये आपके पास एक क्या है? बटन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ये आपके पास बटन है, ये आपका प्रोफाइल डेटा लाने का काम करता है, प्रोफाइल पेज पे ले जाने का काम करता है, ठीक है, प्रोफाइल पेज पे ले जाने का काम करता है। ये वाला जो बटन है, ये बटन क्या करता है? मान लो ये बटन आपका कुछ कह सकते हैं कि कार्ट में ले जाने का काम करता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट आपने कर रखा है, कार्ट में ले जाने का काम कर रहा है। फ्लिपकार्ट वगैरह आपने यूज़ कर रखा है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हो, ठीक है, कार्ट में आपके प्रोडक्ट सेव हो जाते हैं, फिर एक बार उस बटन पे क्लिक करते हो तो आप कार्ट में पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये कार्ट वाला आपका बटन है, ऑल राइट। तो जब इस प्रोफाइल पेज पे आप क्लिक कर रहे हो तो प्रोफाइल पेज पे क्या आपका डेटा पहले से प्रेजेंट है क्या? आप खुद सोच के देखो, क्या आपका डेटा पहले से प्रेजेंट है क्या? नहीं, बहुत सारे यूजर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स होंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। इसे तो सिर्फ आपका डेटा दिखाना है, तो क्या मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा फ्रंट एंड पे ही पूरा का पूरा डाल रखा होगा क्या इन्होंने? नहीं, ठीक है। जिन्होंने भी अकाउंट बना रखा है, मान लो किसी ने अकाउंट बनाया, तो अकाउंट बनाते समय उसका डेटा जाके सर्वर पे सेव हो गया, यहाँ पे उसका डेटा आके सेव हो गया। दूसरे बंदे ने अकाउंट बनाया, उसका डेटा यहाँ पे सर्वर पे आके सेव हो गया। तीसरे बंदे ने अकाउंट बनाया, यहाँ पे सर्वर पे डेटा आके उसका सेव हो गया। अब जब यहाँ पे वो प्रोफाइल पेज पे जाना चाह रहा है तो उसका ही डेटा दिखना चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपने ब्राउजर ओपन किया, तो ब्राउजर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है? क्लाइंट है। ब्राउजर ओपन किया आपने, वेबसाइट ओपन किया, तो वेबसाइट फिलहाल के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो, आप यूज़र हो, तो वो आपका क्या है? आपके पास यहाँ पे क्लाइंट है।
ठीक है, आप क्लाइंट हो, आपका जो वेबसाइट है वो आपका क्लाइंट है। ऑल राइट, अब यहाँ पे जैसे ही प्रोफाइल पेज पे आपने क्लिक करा अपना प्रोफाइल देखने के लिए, तो इस क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया सर्वर को। किसको? सर्वर को, क्योंकि सबका डेटा कहाँ प्रेजेंट है? सर्वर के पास प्रेजेंट है। अच्छा, सर्वर के पास सारा डेटा होता है? हाँ, सर्वर के पास सारा डेटा होता है। बहुत ज़्यादा तो हमें सर्वर का आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए आप जान सकते हो कि सर्वर के पास सारा का सारा डेटा होता है। कैसे लाता है सर्वर से डेटा, ये क्या इंटरनली कर रहा होता है, उसके बारे में आइडिया आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वर के पास डेटा होता है आपका प्रेजेंट, सर्वर को ही अभी आप डेटाबेस की तरह ट्रीट कर सकते हो। हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं, बैकएंड डेटाबेस सब अलग अलग चीज़ें हैं, बट अभी के लिए आपका यही डेटाबेस है, यही आपका बैकएंड है, यही आपका सर्वर है। जो भी आपके पास डेटा है, डेटा जो भी आपने अकाउंट बना रखा है, वो सारा का सारा सर्वर पे सेव होगा। ठीक है, इस बात को भी आप मान के चलो। तो ये आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में आपने प्रोफाइल बटन पे क्लिक किया कि चलो मैं अपना प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, तो आपका ही प्रोफाइल दिखना चाहिए डेफिनेटली। तो आपका ही प्रोफाइल दिखना चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट करेगा। किसे रिक्वेस्ट करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने डेफिनेटली लॉगिन कर रखा होगा, तभी तो आप प्रोफाइल देखोगे। इस बंदे ने लॉगिन कर रखा है, इसका ये ईमेल है और ये ऑलरेडी इसने वैलिडेट कर रखा है। तो ये ईमेल सेंड करोगे आप, ईमेल के साथ यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे और इससे पूछोगे कि इस ईमेल का क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास, इस ईमेल से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास, वो मुझे सेंड करो। तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स में आपके पास डेटा सेंड करेगा कि ईमेल चलो ये था, इस ईमेल वाले बंदे के पास ईमेल और पासवर्ड से आपने लॉगिन कर रखा होगा, या बहुत सारी तरीके हैं, आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो, सारी की सारी सब देखेंगे। तो आपने मान लो ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर रखा है। ठीक है, लॉगिन कर रखा है, तो ईमेल भेज के हमने रिक्वेस्ट सेंड किया कि मुझे इस यूजर का डेटा दे दो। सर्वर ने क्या किया? सर्वर ने देखा कि इस ईमेल से रिलेटेड कोई डेटा है क्या, जैसे ईमेल है manuslal@gmail.com, तो इस ईमेल से रिलेटेड डेटा है क्या? तो सर्वर ने बोला हाँ डेटा है, तो क्या मैं भेज सकता हूँ? डेफिनेटली। यहाँ पे ऑथराइज वगैरह कर लेगा कि हाँ जो भी आपने टोकन वगैरह भेजे सब ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड यूजर है, लॉगिन कर रखा है। ठीक है, वो सारी की सारी काम ये कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये क्या करेगा फिर? रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है, क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेज देगा। और ये प्रॉपर काम क्यों नहीं कर? ठीक है, रिस्पॉन्स भेज देगा। अब रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा? तो ईमेल तो डेफिनेटली आपके पास है ही, ये देखेगा कि नेम है मेरे पास, सर्वर के पास नेम पड़ा है तो ये नेम भेज देगा, एज पड़ा है एज भेज देगा, इसका एड्रेस पड़ा है चलो एड्रेस भी भेज देगा, इसने कुछ कुछ पिक्चर्स यहाँ पे रख रखी है, इसके पिक्चर्स आ जाएंगे। तो जो भी जिस तरह का आप वेबसाइट बना रहे हो, लाइक फेसबुक बना रहे हो, तो आपके प्रोफाइल में काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है, स्टोरीज दिखती हैं, आपके पिक्चर्स दिख रहे होते हैं। फेसबुक तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ मैं, इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में आपके प्रोफाइल पे क्या दिख रहा होता है? आपका पूरा का पूरा वो हाईलाइट्स अगर आपने कर रखा होगा, मी, ठीक है, ये मेरा पोज समथिंग समथिंग, मैं तो वो सब नहीं करता हूँ, बट काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास उस ग्रिड में आपने जो भी बेसिकली पोस्ट कर रखा है वो सारी की सारी चीज़ें दिखती है। तो क्या वो लोकली हमेशा अवेलेबल होती? नहीं। जिसने साइट क्रिएट किया आपने, डेफिनेटली वो डेटा आपने डाला है। ठीक है, जो प्रोग्रामर था उसने तो डेटा डाला नहीं, आपने डाला है, तो वो डेटा बेस पे सेव है। तो जब भी आप यहाँ पर से रिक्वेस्ट करते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप प्रोफाइल पे जाते हो, वो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट कर रहा होता है उस समय। ठीक है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट कर रहा होता है। आपने इंस्टाग्राम खोला, प्रोफाइल पेज पे गए, वो उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, सर्वर ने जो भी डेटा चाहिए था उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पास रिस्पॉन्स दे दिया। ऑल राइट, तो ये होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या आपको समझ में आ गया? वो जो भी आप ब्राउजर पे जो भी आप अपना वेब एप्लीकेशन ओपन करके रखे हो, वेब एप्लीकेशन या आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही है, तो वो क्या हो गया? वो आपका क्लाइंट हो गया। जो भी यूज़ कर रहा है बेसिकली वो आपका क्लाइंट हो गया। ठीक है, और यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहा होगा, वो बेसिकली एक फ्रंट एंड बन रखा होगा वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह HTML CSS के थ्रू, तो वही आपका क्लाइंट है। ऑल राइट, ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते समय कुछ डेटा हो सकता है साथ में भेज रहा हो, जैसे यहाँ पे इसने ईमेल भेजा था कि ये ईमेल बंदा ये बंदा लॉगिन है, इसका ईमेल ये है, इससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा दे दो। तो डेफिनेटली ये ईमेल भेजेगा तभी तो ये देखेगा कि इस ईमेल से रिलेटेड सारा डेटा आना चाहिए, अदरवाइज उसे कैसे पता चलेगा कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कौन कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो सकता है कभी कभी हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते टाइम डेटा ना भेजे, सिर्फ और सिर्फ फैच करना हो हमें कुछ डेटा, सिर्फ और सिर्फ डेटा में सर्वर से लेना हो, कुछ उसको सेंड नहीं करना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो बिना डेटा के भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेटा मंगा सकते हैं, और डेटा के साथ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स में डेटा मंगा सकते हैं। ऑल राइट, इतना हमें क्लियर है। सर्वर क्या है? जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख रखा है हमारा, जो भी हम डेटा बेसिकली पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? सर्वर के पास जा रहा है। ठीक है, सर्वर ये भी सब कुछ है हमारे लिए। एग्जैक्टली, सर्वर ये भी सब कुछ है। ऑल राइट, क्लाइंट कौन है? हम। क्लाइंट कौन है? हम क्या कर रहे हैं? सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे रिलेटेड हमारा डेटा दे दो। सर्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहा है और हमें डेटा दे रहा है। ऑल राइट, तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। क्या मिल गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये मैंने क्यों समझाया? तो थोड़ा सा वर्किंग आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से काम हो जाता है, हो सकता है, होता है बेसिकली, इसलिए मैंने आपको समझाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो डेटा आ रहा होता है वो जेसन के फॉर्मेट में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल रहा होगा, और यही हम लोग सीखने वाले हैं कि जेसन क्या होता है। जेसन के फॉर्मेट में हम डेटा ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जेसन के फॉर्मेट में हम डेटा भेजते हैं काफ़ी टाइम्स, तो जेसन के फॉर्मेट में भेजते हैं, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भी, नॉर्मल तरीके से बेसिकली जा जेसन में ही रहा होता है। ठीक है, जेसन में अब हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजना चाहो तो वो भी ठीक है,
बट बेसिकली सेंड और रिसीव डेटा का जेसन में ही हो रहा होता है इंटरनली। तो वैसे ही एप्लीकेशन स्लैश जेसन आपने में भी कहीं देख रखा हो, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। होता तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पार्स वगैरह कर रहे होते हैं इंटरनली हम लोग सर्वर पे लेने से पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आता है कि हमने रिक्वेस्ट किया, हमें रिस्पांस मिला। रिस्पांस जो मिलेगा हमें जेसन में मिलेगा। पहले आपका XML यूज़ होता था, XML फॉर्मेट। तो ये बेसिकली क्या है, डेटा का फॉर्मेट है कि डेटा आपका किस फॉर्मेट में आ रहा है, XML फॉर्मेट में आ रहा है या फिर जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। किस फॉर्मेट में आ रहा है, XML में आ रहा है या फिर जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो अभी मोस्ट पॉपुलर क्या है, जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट में ही हम लोग डेटा के साथ बेसिकली ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। डेटा का ट्रांसफ़र हम लोग जेसन फॉर्मेट में ही कर रहे होते हैं। बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत बढ़िया है जेसन, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो और जावा स्क्रिप्ट में जेसन आप ना समझ पाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है, दैट मीन्स जेसन भी पढ़ रखा है। ठीक है, इतना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको समझ में आया, और ज़्यादा डेप्थ में मैं ले जाऊँगा बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो XML में इतना आपको समझ में आ गया कि XML या जेसन फॉर्मेट में आपका डेटा आ रहा होता है या आप सेंड कर रहे होते हो। सेंड रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशंस को डेटा का ट्रांसफर करना होता है। तो वो किस फॉर्मेट में कर रहा होता है, जेसन फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में। XML थोड़ा ओल्ड हो गया, लेटेस्ट क्या आपका जेसन। तो जेसन फॉर्मेट में हम लोग किस पे बात करेंगे, जेसन के बारे में। जेसन पे ही सारा काम हो रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, XML देखो आपका कुछ ना कुछ HTML की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जान ही रहे हो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे HTML होता है ना, सिमिलर टू आपको HTML देखने में लगेगा बट एक्जैक्टली HTML नहीं है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका बेसिकली फुल फॉर्म है और कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखाई देता है जैसे HTML में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है ना, उसी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको देखने में, और एक्चुअली में जेसन से कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेसन हम लोगों ने लाया कि जेसन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जेसन के साथ ही हम लोग खेलेंगे और जेसन के साथ ही हम लोग आदान प्रदान करेंगे अपने डेटा का। ऑल राइट, तो जेसन कुछ ऐसा दिखता है क्या, ऐसा दिखता है। आप बोलोगे अरे ये तो हम जान रहे हैं, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट देखा हुआ सा तो लग रहा है। ये करली ब्रेसेस ओपन हुआ, ये करली ब्रेसेस क्लोज, ये तो ऑब्जेक्ट है। अरे भैया ये तो ऑब्जेक्ट है, इसे आप जेसन क्यों बोल रहे हो, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो जेसन एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है। अच्छा हाँ, तो फिर क्यों पढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं जेसन को अलग से ला रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा जेसन पे, क्योंकि जो भी हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम करने वाले हैं आपको जेसन फॉर्मेट में ही डेटा मिल रहा होगा। बाद में कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं जेसन पे कि डेटा हमें इसी फॉर्मेट में मिलना है, इसी फॉर्मेट में हमें अरेंज करना है। तो ठीक है, पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं जेसन के बारे में, जेसन पे। ऑल राइट, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट आपने देख रखा है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे नोटेशन इसका बन रखा है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, ये जेसन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो डेफिनेटली अब जेसन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में यूज़ हो रहा होता है। अब जेसन मैं बता रहा हूँ, दैट मीन्स डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ रही है, दैट मीन्स कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम करने के लिए अब रेडी हैं। अच्छा, आप जावा स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो सकता है दूसरा बंदा पाइथन के साथ काम कर रहा हो सकता है उसने सर्वर पाइथन पे बना रखा हो। ठीक है, बट डेटा आपको किस में मिलेगा, जेसन में। क्या आपको जावा स्क्रिप्ट में जेसन यूज़ करना आता है। ठीक है, कोई पाइथन कर रहा है तो पाइथन में वो सीखेगा, है ना। तो जेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के साथ खेलने के लिए। डेटाबेस से जो भी आपके पास डेटा आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली जेसन में आ रहा होगा। जेसन पे ही हम लोग काम करेंगे, लेटेस्ट आपका जेसन ही है। अच्छा, अब जेसन के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ में लेते हैं, किस तरीके से दिखता है, क्या क्या इस पे मेथड्स प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। तो जेसन आपको समझ गया, फुल फॉर्म में जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट्स अ लाइट वेट डेटा फॉर्मेट। तो डेटा का बेसिकली एक फॉर्मेट है। आपने स्ट्रिंग पढ़ रखा है, आपने ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है, आप बोलोगे पढ़ रखा है, आपने एरे पढ़ रखा है, आप बोलोगे पढ़ रखा है। तो क्या जेसन पढ़ रखा है, डेफिनेटली पढ़ रखा है। अच्छा, जेसन भी पढ़ रखा है क्या, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस है, जेसन आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है जेसन। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपका कुछ ऐसा दिख रहा होता है, मैं कोड करके ही डायरेक्टली दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो 17th वाले फोल्डर में हम लोग, पहले हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस कर ली हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग 17th वाले फोल्डर में हैं और यहाँ पे index.html से मैंने कनेक्ट भी कर दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे आपको आउटपुट भी साथ साथ दिख रहा होगा। ठीक है, एक CLG करके भी देख लेते हैं, हेलो, और यहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, हेलो हमारा आ रहा है। तो अभी बात करते हैं कि जेसन होता क्या है, और जेसन से पहले एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है, करली ब्रेसेस में रैप करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर मुझे नेम लिखना हो तो की वैल्यू पेयर में हम लोग लिखते हैं, एग्जैक्टली की वैल्यू पेयर में हम लोग लिख रहे होते हैं, ये भी पता है, MANASKUMARLAL। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके फिर मुझे अगर एज लिखना है तो एज यहाँ पे मैं दे दूंगा 21। ठीक है, मुझे अगर बुलियन में कुछ वैल्यू लिखना है लाइक इज मैरिड, तो मैं यहाँ पे बुलियन में भी ट्रू नहीं फॉल्स, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा,
इसको एक्सेस कैसे करेंगे तो ये भी आपको पता है, CLG करेंगे अगर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको एक्सेस करना बड़ा आसान है। डॉट नोट, दो तरीके होते हैं, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन। डॉट नोटेशन से कैसे कर सकते हैं, नेम एक्सेस करना है डॉट नेम, obj डॉट एज एक्सेस करना है डॉट एज, obj डॉट इज मैरिड आपको एक्सेस करना है तो इज मैरिड फॉल्स आ रहा है। ओके, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक और तरीका है, ठीक है, obj ये है हमारा, तो obj में अगर नेम एक्सेस करना है तो स्ट्रिंग में आप यहाँ पे अपना की डाल दो इस तरीके से मानस, तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड, अच्छा नेम डालना था ना, मानस में डाल दिया मैंने नेम, तो यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है obj, और यहाँ पे ध्यान से इस तरीके से नेम मत डाल देना, ठीक है, वेरिएबल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी नेम नाम का कोई वेरिएबल है नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम इस तरीके से MANS स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालेंगे। तो यहाँ पे, और बार बार मैं ये क्यों डाल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नेम डालना था ना मानस, ठीक है, जो भी की है आपका वही डालना होता है। अगर मुझे एज एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एज डालूंगा, और मुझे एज यहाँ पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जेसन क्या होता है। तो जेसन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, बट स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या बोला समझ में नहीं आया, देखो मैंने यहाँ से सब कुछ कट कर दिया, ठीक, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम था, नाम हमने दे रखा था, वेरिएबल में सेव करा रखा था। जेसन में कुछ नहीं होता, ऐसा होता है जेसन, ऐसा होता है क्या, नहीं, यहाँ पे आपके पास की भी डबल क्वोट्स में आ रहा होता है। अच्छा, ये भी डबल क्वोट्स में, हाँ ये भी डबल क्वोट्स में, क्या ये भी डबल क्वोट्स में, हाँ ये भी डबल क्वोट्स में, सारी के सारी की डबल क्वोट्स में एग्जैक्टली, वैल्यू भी डबल क्वोट्स में एग्जैक्टली। हालांकि आप सिंगल क्वोट में डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डबल क्वोट्स में आपको डालना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप्रोच है, पास वास बाकी आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। एज आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे नंबर है तो नंबर में ही आपको लिखना होता है, और इज मैरिड यहाँ पे बुलियन वैल्यू है फॉल्स, तो यहाँ पे आप बुलियन में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से ही हम यहाँ पे जेसन भी लिख सकते हैं क्या, हाँ जेसन भी लिख सकते हैं। क्या इसको कोई वेरिएबल में सेव नहीं कराना, नहीं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी जेसन में आ रहा होगा उसको वेरिएबल में सेव करा सकते हो। अगर चाहो तो आप इसको भी यहाँ पे एक लेट जेसन इज इक्वल टू इस तरीके से वेरिएबल में सेव करा लो तो एरर चला जाएगा। अच्छा, ये एरर पता है क्यों दे रहा था, क्योंकि ये JS का फाइल है। अगर इसी को मैं डॉट जेसन का फाइल बना दूँ ना, डॉट जेसन वाला फाइल, तो यहाँ पे देखो ये सारा एरर चला गया, ठीक है। लेकिन अभी भी एक एरर यहाँ पे लास्ट में कॉमा की वजह से ये एरर दे रहा है, देख रहे हो। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करता था, जेसन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जेसन को प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर से ये हटा दूं तो फॉर्मेट बिगड़ गया, फॉर्मेट बिगड़ चुका है, ये अब जेसन नहीं है, ये कहता है कि यहां पे मुझे डबल क्वोट्स में ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं सिंगल क्वोट लगा दूं तो इस तरीके से, और यहां पे इस तरीके से नहीं काम चलेगा। क्या करना है, डबल क्वोट्स में लिखना है। अच्छा, इसको डबल क्वोट्स में लिखना है। इसको मैं सिंगल क्वोट में कर दूं तो यहां पे इस तरीके से, अगर मैं इसको सिंगल क्वोट में डाल दूं तो काम नहीं चलेगा, इसको भी आपको डबल क्वोट्स में लिखना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट में आप सिंगल क्वोट डालो ना डालो, डबल क्वोट डालो ना डालो, फर्क नहीं पड़ता है, आपका वहाँ पे काम चल रहा होता है। बट यहाँ पे जेसन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। जेसन में आपको की में भी डबल क्वोट, वैल्यू में भी डबल क्वोट, बाकी अगर नंबर है, बुलियन है तो फिर ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब ये क्या क्या चीज़ें ले रहा होता है, बेसिकली कौन कौन सा डेटा टाइप इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, अच्छा देखो, कमेंट भी नहीं लिख सकते हम लोग जेसन में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, तो समझाने के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया। जेसन में हटा देता हूँ यहाँ पर से, अभी JS पे काम करेंगे, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ पढ़ लेंगे, तो जेसन से कैसे डेटा के साथ खेल सकते हैं, तो अभी भी खेलेंगे बट वेरिएबल में सेव करा के। लेट जेसन इज इक्वल टू, अभी देखो एरर चला गया, ठीक है। हालांकि अभी तो आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये JS वाला फाइल है। बट जेसन में आपको पता है इस तरीके से लिखना होता है, समझ गए ना। एरर मैंने आपको दिखा दिया, डॉट जेसन फाइल बना के मैंने आपको दिखा दिया कि इसी तरीके से लिखना होता है, डबल क्वोट के अंदर, की भी वैल्यू भी, ठीक है। कौन कौन सा डेटा टाइप ये ले रहा होता है, कौन कौन सा डेटा टाइप ये ले रहा होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो है नंबर तो अलाउ करता ही करता है, ठीक है। स्ट्रिंग भी अलाउ करता ही करता है, ऑलराइट। नल भी अलाउ करता ही करता है, ओके। और क्या अलाउ करता है, और ये बेसिकली और क्या ले रहा होता है, और बुलियन, डेफिनेटली बुलियन भी अलाउ करता ही करता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डाल ही सकते हैं, इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और एरे भी डाल सकते हैं। तो कुल ये डेटा टाइप से ये अलाउ कर रहा होता है, समझ में आती है इतनी बात, ये डेटा टाइप से अलाउ कर रहा होता है। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये अलाउ नहीं करेगा क्या, तो देख लेते हैं। वापस से डॉट जेसन बनाते हैं। आप सोच रहे होगे फंक्शन के बारे में, देखो यहाँ पे अभी इसे वेरिएबल में सेव नहीं करा सकते इस तरीके से। आप सोच रहे हो फंक्शन के बारे में, चलो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक नाम दे देते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेगा ही नहीं, डबल क्वोट्स में लिखना होता है, फंक्शन जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेगा ही नहीं। आप नॉर्मल फंक्शन इस तरीके से लिखोगे, लेगा ही नहीं। अच्छा, डेट 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 डॉट नाउ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, नल नल ले रहा है, ओके। तो नल ले रहा होता है, ये अनडिफाइंड नहीं लेगा। अनडिफाइंड क्यों नहीं लेगा, नहीं लेगा, नल ले रहा होगा, नल ले रहा होगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जेसन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। लोगों को लगता है ऑब्जेक्ट जेसन एक ही चीज है, काम कर लेंगे, लेकिन 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 बग्स जाके अराइज हो जाते हैं वहां पे।
जेसन में अनडिफाइंड नहीं डालना, आप अनडिफाइंड डाल के जेसन सेंड कर रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे यही चीज़ें होती है जो मैंने आपको अभी बताया। स्ट्रिंग ले लो आप, नंबर ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे बूलियन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे एरे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूल से भी अनडिफाइंड नहीं लेना है आपको यहाँ पे। भूल से भी यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं लेना है। भूल से भी यहाँ पे आपको डेट नहीं लेना है। अलाउ ही नहीं करेगा ये, ठीक है। नॉर्मल जेएस में अगर हम लोग कर रहे होते तो आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि ठीक है आ जाओ, सही है। फॉरगिविंग लैंग्वेज है हमारा जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो जेसन भी तो जावास्क्रिप्ट है। नहीं, ये भूल मत करना है कि जेसन पढ़ रहे हैं दैट मीन्स ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। जावास्क्रिप्ट के अलावा कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग जेसन की मल्टीपल लैंग्वेज के साथ कंपेटिबल हो पाए हम लोग, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम कर पाए हम लोग। अच्छा, ये भी चीज़ होता है क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? एग्जैक्टली, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे एपीआई पढ़ेंगे तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग काम कर पाए, इसलिए हम लोग आगे एपीआई के बारे में जानेंगे। सब कुछ जानेंगे आराम से, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, सब्र रखो थोड़ा सा। तो जेसन आपको पता चला। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं इसको वेरिएबल में एक डाल देता हूँ जेसन, ताकि मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिखा पाऊँ कि जेसन को भी एक्सेस उसी तरीके से करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट को आप करते हो। जेसन के अंदर अगर एरे हुआ तो उसको भी वैसे ही एक्सेस करेंगे जैसे आप एरे को करते हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है? समझ में आती है। तो जेसन में समझने वाली बात क्या है? जेसन में समझने वाली बात ये है कि बेसिकली सबसे पहली बात तो डॉट जेसन वाले फाइल के अंदर यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे तो प्रॉपर इसका फॉर्मेटिंग वगैरह ये बता रहा होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा ये। तो जेसन हमारा स्ट्रिक्ट होता है, ऑल राइट। और समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? डबल क्योट्स के अंदर हम लोग की को भी और वैल्यू को भी लिख रहे होते हैं, डबल क्योट्स के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, नल ले सकते हैं, बूलियन ले सकते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और एरे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नहीं ले सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे एरे नहीं ले सकते हैं और हम लोग यहाँ पे आई एम सो सॉरी हम लोग यहाँ पे फंक्शन नहीं ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डेट नहीं ले सकते हैं। और क्या मैंने आपको बताया था? जो भी बताया था मैं भूल गया, ठीक है। तो फंक्शन नहीं ले सकते हैं, डेट नहीं ले सकते हैं। सोच ही लेता हूँ क्या बताया था मैंने, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अच्छा, याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं गूगल है, याद क्यों करना? मैं तो बस बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें होती है। जेसन में मिस्टेक करते हैं अक्सर लोग, ठीक है। आप नहीं करोगे, ओके। समझ में आता है इतना? एग्जैक्टली समझ में आता है। बहुत ईजी है जेसन, कुछ है ही नहीं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बस, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं जेसन? लाइट वेट होता है। सर्वर से मैंने आपको बताया, सर्वर से जो भी आ रहा होता है जेसन फॉर्मेट में ही आता है। वहाँ हम लोग डेटाबेस में जब काम कर रहे होंगे जेसन में ही पार्स करके काम कर रहे होते हैं, तो सब कुछ जेसन में ही कर रहे होते हैं। तो जेसन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। आप रिएक्ट में जाके जेसन को तोड़ना सीख रहे होते हैं कि अभी ये डेटा आ गया, चलो आप तोड़ दो। रिएक्ट का पार्ट है ही नहीं जेसन, यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट में ही आप सीख लो इसे। बहुत बढ़िया। तो जेसन तो हमें समझ में आया। अभी ये बताओ इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले CLG करते हैं जेसन को, ठीक है। और ब्राउजर में आके देखते हैं कि जेसन हमारा आ रहा है ना, नॉर्मल तरीके से आ रहा है जेसन। यहाँ पे देखो age21 फंक्शन इज मैरिड। अच्छा, फंक्शन कहाँ से आ गया? अच्छा, फंक्शन में मैंने अभी नल डाला है, फंक्शन नहीं है बेसिकली, नल वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ रैंडम इसका की दे देते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास एक जेसन आ रहा है। जेसन जैसा लग नहीं रहा है तो जेसन ही, बट जेसन जैसा लग नहीं रहा है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पे आ रहा है कंसोल में प्रिंट होकर, ठीक है। एक्सेस करेंगे कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, जेसन डॉट नेम, ठीक है। नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? गलत लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत लिख दिया, JOSN लिख दिया, JSON होना था ना। जेसन डॉट नेम, ठीक है। जेसन डॉट एज, ऑल राइट। जेसन डॉट इज मैरिड, सेम उसी तरीके से, ओके। जेसन का फायदा क्या है? जेसन का फायदा ये है कि यहाँ पे आप इज मैरिड को यहाँ पे स्पेस दे के भी लिख सकते हो, इज मैरिड, ओके। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जेसन डॉट इज स्पेस मैरिड लिखेंगे तो इसको सिंटैक्स गलत हो गया। एक और सिंटैक्स है, याद करो, मैंने ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, ब्रैकेट सिंटैक्स। तो इज मैरिड, अभी यहाँ पे हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वाओ। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है जेसन, बट बढ़िया भी है। थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है जेसन, बट प्यारा भी है, अच्छा भी है। तो क्या हम लोग इज मैरिड ऐसे लिखेंगे? नहीं ऐसे नहीं। ये तो मैंने बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हो, करना नहीं है ऐसा, बैड प्रैक्टिस, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो जेसन आपको समझ में आता है? एग्जैक्टली, जेसन आपको समझ में आता है, बिल्कुल वैसा ही है जेसन जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। काफ़ी जगह जेसन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेट जेसन2 इज इक्वल टू, एरे के अंदर इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको जेसन मिल रहा होगा। बहुत सारे डेटा आ रहे होंगे, तो डेटा डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, तो एक एरे के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो क्या ये जेसन नहीं है? ये भी जेसन है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लो, या एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपके पास नेस्टेड एरे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका जेसन है। अच्छा, बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, जो मैंने आपको बताया वो बस ध्यान में रखना है, बाकी वो जेसन है। अच्छा,
सर्वर वगैरह के साथ जो हम लोग काम कर रहे होते, जेसन के साथ काम कर रहे होते एग्जैक्टली, इसलिए जेसन सीखना जरूरी है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो जेसन तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा नोट्स की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नोट्स में कुछ अलग तो मैंने लिख नहीं रखा होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है ना, बिल्कुल वही है ठीक है। इट्स अ लाइट वेट डेटा फॉर्मेट यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा, स्टोर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए डेटा को, लाइक सेंडिंग डेटा बिटवीन ब्राउजर एंड ए सर्वर, ब्राउजर से सर्वर में भेजना है, सर्वर से ब्राउजर में मंगाना है। जेसन फॉर्मेट के साथ काम करना आसान होता है। पहले हम लोग XML के साथ करते थे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के साथ, बट उसमें पहले तो ओपनिंग टैग, डबल क्योट में बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। ओपनिंग टैग आप ओपन करो, ओपनिंग टैग आप क्लोज करो, ठीक है, सॉरी, ओपनिंग टैग ओपन करो, ओपनिंग टैग क्लोज करो, नहीं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एंड बहुत ज़्यादा लंबा सिंटैक्स, तो बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा फालतू हो जाता था, है ना। अब उस टाइम के हिसाब से तो वो भी बहुत प्यारा था, बट अभी के हिसाब से अगर आप जेसन पढ़ दोगे तो XML आपको फालतू लगेगा बहुत ज़्यादा। इवन पार्स वार्स में बहुत ज़्यादा उसमें झमेला है, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेजेस के साथ में भी आपको सपोर्ट भी ना मिले। तो जेसन लेटेस्ट है, जेसन हमें यूज़ करना है, बहुत बढ़िया। जेसन हमें समझ में भी आता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ रखा था वही है। ओके, कैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही एक्सेस करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा जेसन मैं आपको लेके दिखाऊंगा, जो कि डेटाबेस से एक्चुअली में आ रहा होता है, वो मैं आपको लेके दिखाऊंगा, उसको एक्सेस करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप क्या काम कर सकते हो। इट्स अ लाइट वेट डेटा फॉर्मेट यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। कीज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज आर रैप्ड इन डबल क्योट्स, ठीक है। कीज हो गया या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज हो गया। स्ट्रिंग वैल्यूज, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यूज इसने बोल रखा है, स्ट्रिंग वैल्यूज किसने, इसलिए इसने क्यों बोल रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर भी हो सकता है, तो नंबर को डेफिनेटली आप डबल क्योट में रैप नहीं करोगे। नंबर अगर वैल्यू है, वैल्यू के प्लेस पे, तो उसको डबल क्योट में रैप नहीं करोगे, सिर्फ की को डबल क्योट में रैप करोगे, है ना। और अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल क्योट में ही रैप होना चाहिए, सिंगल क्योट में नहीं चलेगा। यार रैप्ड इन डबल क्योट्स। इट्स अ स्ट्रिंग नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिंग है। तो एग्जैक्टली जेसन की बहुत खास बात ये है कि जेसन को अगर आप एग्जैक्टली देखो ना, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, कि जेसन नहीं स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, डेफिनेटली हमने ऊपर में यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिया, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया आप कन्वर्ट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो देखने में तो लग रहा है ये कि जेसन है, बट ये जेसन नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है। अच्छा, जेसन डॉट नेम में क्या कर सकता हूँ, अनडिफाइंड। जेसन डॉट एज में क्या कर सकता हूँ, अनडिफाइंड। स्ट्रिंग है। अच्छा, वापस इसको जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास होता है जेसन एक मेथड होता है। जेसन बेसिकली एक कह सकते हो आप ऑब्जेक्ट होता है। तो जेसन डॉट पार्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और जेसन डॉट पार्स के अंदर हम लोग अपना जेसन डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो वापस जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। वापस स्ट्रिंगीफाई करना है तो यहाँ पे मैं आपको आके समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो जेसन को हम लोग दोनों फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा भेजना है, बट आपको अरेंज तो करना होगा ना, प्रॉपरली अरेंज तो करना होगा। आपके पास बहुत सारे डेटा है, एक स्टूडेंट का डेटा है, तो एक स्टूडेंट का डेटा आप कैसे कैटेगराइज करोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपके पास एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रॉपर से उसको कैटेगराइज कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग की वैल्यू पेयर में उसका नाम ले लेंगे, एज ले लेंगे, इज मैरिड या जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ले लेंगे, ठीक है। बट अगर भेजना स्ट्रिंग में है तो जेसन की खास बात यह है कि जेसन को आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कहीं सेंड वेंड कर सकते हो, एंड वापस मिलने पे वो फॉर्मेट मेंटेन रखता है, आप उसको वापस जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, स्ट्रिंग है। CLG अगर मैं करूँगा जेसन को, तो ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ आप अगर यहाँ पे जेसन देखोगे स्ट्रिंग मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग मिल रहा है। लेट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जेसन इसको नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग जेसन, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है जेसन। अब इसको वापस जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते कैसे करेंगे। जेसन आपके पास यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, इसमें आप जेसन डॉट बेसिकली पार्स मेथड को कॉल कर दो, जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर आप अपना स्ट्रिंग जेसन डाल दो, स्ट्रिंग जेसन, ठीक है। CLG करो आप जेसन को, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो, अरे यार ये देखो, ये आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, स्ट्रिंग फॉर्मेट से हमने वापस जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, वापस से स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो वापस से भी आप इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग जेसन इज इक्वल टू ये, चलो एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, लेट न्यू स्ट्रिंग जेसन इज इक्वल टू वही सेम जेसन आपको यहाँ पे यूज़ करना है, एंड जेसन डॉट पार्स की जगह जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज़ करना है। ये क्या करेगा, स्ट्रिंगीफाई कर देगा। अब स्ट्रिंगीफाई और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, तो बेसिकली स्ट्रिंगीफाई जो काम कर रहा है ना, आप टू स्ट्रिंग भी कर सकते थे, बट स्ट्रिंगीफाई जो आपका फॉर्मेट मेंटेन करता है ताकि आप वापस जेसन में प्रॉपरली कन्वर्ट कर पाओ।
समझ रहे हो मेरी बात, फॉर्मेट मेंटेन करता है। आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जो जेसन है, यहाँ पे जो जेसन जो आ रहा है, जेसन आई एम सो सॉरी OBJECT ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग में आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे इस तरीके से जेसन को, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ही तो है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है यहाँ पे, ये जो जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। हम कर सकते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो न्यू स्ट्रिंग जेसन को अगर हम लोग देखना चाहे तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, नेटिव कोड, समथिंग लाइक दैट। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी मेंटेन रखना है और जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करना है तो यहाँ पे जेसन एक मेथड देता है आपको, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई मेथड। इसके अंदर आप यहाँ पे जेसन डालो और ये स्ट्रिंगिफाई हो जाएगा आपके लिए। बहुत बढ़िया, देखो स्ट्रिंगिफाई हो गया। ओके, अभी यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर लिया तो स्ट्रिंगिफाई हो गया प्रॉपर एक सीक्वेंस लाइन में। यहाँ पे तो फॉर्मेट हमने इसी तरीके से लिखा ही था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था। बट क्या ये वापस अब कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्या? डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकता है। जेसन डॉट पार्स आप वापस से कर लो और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग जेसन आप डाल के देखो तो ये वापस यहाँ पे आपके पास देखो जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, वापस जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा आपका। तो अगर कभी आपको नीड पड़ती है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे आपको भेजना है, जैसे लोकल स्टोरेज आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे स्ट्रिंग में ही भेजना होता है, ठीक है, बट आपके पास तो बहुत सारे डेटा है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मेंटेन है, कैसे भेजोगे आप? तो वहाँ पे आप जेसन यूज़ करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आप लोकल स्टोरेज में भेज दोगे, फिर जब वापस लोगे तो वापस उसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे पार्स करके, ठीक है, और आपका आसानी से काम हो जाएगा। ओके, हमें इतना समझ में आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड जावास्क्रिप्ट वर्जन एज ए स्ट्रिंग। तो कन्वर्ट बिटवीन जेएस एंड जेसन, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर जेसन को जेएस और जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जेसन बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से वापस जेएस फॉर्मेट में, दैट मीन्स नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू जेसन, ऑब्जेक्ट को अगर जेसन में कन्वर्ट करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो। मैंने आपको बोला एक्चुअल जेसन जो होता है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। उसको वापस ऑब्जेक्ट नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट आप पार्स कर सकते हो। तो पार्स का यूज करके आप वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड स्ट्रिंगिफाई का यूज करके आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बल्कि वो फॉर्मेट मेंटेन रखेगा। स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन फॉर्मेट अपना मेंटेन रखेगा। अच्छा, टाइप ऑफ जेसन करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली यार ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ही है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ जेसन करोगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है। इसके अंदर अगर हम लोग एरे बनाना चाहे, एक एरे यहाँ पे आगे में बना दे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जेसन कहाँ पे था? यहाँ पे था ना, जेसन डॉट पार्स कर रहे थे, ठीक है, तो इसी को पार्स कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं एरे पार्स होता है या नहीं। डेफिनेटली ये भी पार्स हो जाएगा, ये भी पार्स हो जाएगा, ये देखो ये भी पार्स हो गया है। अब अगर आप टाइप ऑफ करोगे जेसन तो यहाँ पे आपको अभी भी ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। क्यों? एरे भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है ना। भूल गए क्या? भूल गए क्या? ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है। स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और पार्स का यूज़ करके हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस जेसन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट कह सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग एपीआई में बढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ इतना जेसन आपको क्लियर हो गया होगा। तो जेसन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है जेसन। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं आपको ब्राउज़र में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे नेट है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं एपीआई से थोड़ा सा, एपीआई में अभी हम लोग गए नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फेक जेसन डेटा, जैसे ही मैं फेक जेसन डेटा सर्च करूंगा ना, देखो ये मुझे फेक एक एपीआई दे देगा, जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा होगा। तो कोई भी एक एपीआई मैं लेके दिखाता हूँ, जैसे यूज़र का एपीआई। तो ये देखो एपीआई है ये एक, आपको डेटाबेस से जो भी डेटा मिल रहा होगा इसी तरीके से मिल रहा होगा कि आपने इस तरीके से एपीआई को कॉल किया, तो जैसे ही कॉल करोगे डेटाबेस से डेटा उठा के दे देगा इस फॉर्मेट में। ओके, अच्छा, ये प्रीटियर कर रखा है इसने पहले से, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको प्रीटियर करोगे, मतलब फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। देखो ये नॉर्मल स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। जेसन क्या नॉर्मल स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, बट उसको वापस जब आप जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हालांकि अभी तो ये मुझे पता नहीं कि फॉर्मेटर में यूज़ कर रहा हूँ जेसन फॉर्मेटर, ये पता नहीं, बट इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो डेटाबेस से आपको कुछ इसी तरीके से मिल रहा होता है। क्या प्रैक्टिस करना चाहोगे आप इस पर? आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा। क्या आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहोगे? तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराना चाहूँगा यहाँ पे। तो जेसन आपको समझ में आ गया, डेटाबेस से इस तरीके से मिल रहा होता है। वो क्या एपीआई, क्या जेसन प्लेस होल्डर मैंने किया, भूल जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। आप भी कर लेना वहाँ पे इस तरीके से, और मैं यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक जेसन ले लिया, ठीक है। इसको मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ। तो बहुत लंबा सा यहाँ पे एक जेसन है, बहुत लंबा सा जेसन है। तो जेसन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक यूज़र का डेटा है, ये देख रहे हो, ये एक यूज़र का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेटा है आपका, एक यूज़र का,
अभी देखो दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक यूज़र का डेटा है, उसका आईडी है, उसका नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप देख के पता कर पा रहे हो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, दैट मीन्स मल्टीपल यूज़र है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूज़र का डेटा है, दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट एक यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आईडी 1 है, नेम ये है, यूज़र नेम ये है, एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट में बटा हुआ है। ऑब्जेक्ट में आपके पास स्ट्रीट आ रहा है, सूट, सिटी, जिप कोड, जियोग्राफी, पूरा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एड्रेस को भी हमने तोड़ दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कंपनी में भी यहाँ पे हमने तोड़ के रखा है कि नेम, फिर उसके बाद भी जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर दूसरा यूज़र आ रहा है आपके पास। तो मान लो हमें सेकेंड नंबर ऑफ यूज़र निकालना है, कैसे निकालेंगे? नॉर्मल तरीके से, कोई यहाँ पे अलग तरीका नहीं है, ठीक है, कोई अलग तरीका नहीं है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जेसन में दे देता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ, क्योंकि अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो है नहीं, नॉर्मल ही है। तो CLG करते हैं जेसन को और यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये देखो जेसन आपके पास आ रहा है। क्या है ये? एरे है। एरे के अंदर 10 यूज़र्स हैं आपके पास, बेसिकली 10 ऑब्जेक्ट हैं। मुझे सेकेंड नंबर यूज़र चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं जेसन, एक एरे है तो मैं सेकेंड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश, फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो डेफिनेटली 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट इंडेक्स को मैं एक्सेस करूँगा तो सेकेंड वाला यूज़र हमें मिल जाएगा। अब मुझे इसके ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अंदर मुझे नेम एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे डॉट नेम लिखूंगा, यहाँ पे मुझे इसका नेम मिल रहा है। मान लो मुझे एड्रेस एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे डॉट एड्रेस लिखूंगा, मुझे एड्रेस मिल रहा है। अब एड्रेस के अंदर यहाँ पे आपके पास सिटी है तो मैं यहाँ पे एड्रेस के बाद डॉट सिटी लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे सिटी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको आती है क्योंकि आपने डिटेल में सारी की सारी चीज़ें पढ़ रखी है। बहुत ईजी एक्सेस करना। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। मैंने बोला यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा एक एरे आ रहा है, यही एक बेसिकली आपके पास जेसन है। जेसन फॉर्मेट में इस तरीके से आपके पास डेटा आ रहा होता है। इसको आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग का यूज़ करके, और पार्स कर सकते हो वापस नॉर्मल फॉर्मेट में। अगर स्ट्रिंग में आपको मिल रहा है तो पार्स करके आप वापस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज या कहीं सेंड करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है? नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये एक एरे है, मुझे सेकंड या थर्ड वाला मान लो यूज़र चाहिए तो मैं बोलूँगा जेसन, जो कि एक एरे है, इसका थर्ड वाला यूज़र, दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो थर्ड वाला यूज़र हमें मिल गया। अब ये भी एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये भी एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, ये भी पूरा का पूरा आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। डॉट ईमेल मुझे देखना है तो मैं ईमेल इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, और भी कुछ मुझे एक्सेस करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें थी, तो और मेरे पास यहाँ पे कंपनी था, कंपनी में एक्सेस करके देखना चाहता हूँ तो डॉट कंपनी। अब कंपनी भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो कंपनी के अंदर मान लो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम जानना है तो डॉट नेम, ठीक है। तो एक जेसन के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर के एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट उतना भी ज़्यादा नेस्टेड नहीं करना है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो। तो जितना नीट एंड क्लीन रखने की आप कोशिश कर सकते हो उतना नीट एंड क्लीन हमेशा जेसन को बनाना होता है। डेटाबेस में जो भी API वगैरह आप क्रिएट कर रहे होते हो तो डेटाबेस का स्कीमा आप उसी तरीके से डिज़ाइन करते हो कि बहुत नीट एंड क्लीन जेसन आपके पास मिल रहा हो। ओके, तो क्या आपको जेसन समझ में आया? नहीं, अभी तो हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या आप बता रहे थे कि डेटाबेस से आएगा वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बट मैंने वो तो पूछा भी नहीं, मैंने पूछा जेसन क्लियर है ना थोड़ा बहुत भी, कि ये एक ऑब्जेक्ट ही होता है बेसिकली। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वैसे इस पे भी करते हैं, इसको भी हम लोग उसी तरीके से एक्सेस करते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एरे ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है तो ये भी पढ़ रखा है। इतनी बातें क्लियर हुई ना? इतनी बातें क्लियर हुई। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि हम लोग क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है, और वो जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है वो जेसन फॉर्मेट में हो रहा होता है? ये क्लियर हुआ? हाँ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। और क्या आपको ये क्लियर हुआ कि सारी की सारी जगह जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं जेसन में कर रहे होते हैं? पुराना आपके पास XML था, XML में बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंटैक्स वाइज उतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आता था, थोड़ा सा लेंदी था। जेसन आपका लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, ह्यूमन रीडेबल है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो और अच्छे से समझ में आता है। और वो मार्कअप लैंग्वेज क्या, उसमें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसलिए लेटेस्ट जो अभी आपका जेसन है, और XML तो लेटेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज आपके सपोर्ट भी नहीं करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हमें जेसन यूज़ करना है, जेसन लेटेस्ट है, इतना आपको समझ में आता है? हाँ, ये भी समझ में आता है। तो फिर क्या समझ नहीं आया? तो फिर क्या समझ में नहीं आया? इतना ही समझना था इस वीडियो में हमें। बाकी जो आप डेटाबेस का सोच रहे हो कि डेटाबेस से कैसे काम करेंगे, इंटरेक्ट करके कैसे हम उसको लिस्ट वगैरह कराएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे उसको। जेसन समझ में आ गया, आप थोड़ा सा ब्रेक लो, API समझते हैं, ठीक है। और जेसन मैंने इसलिए समझाया क्योंकि API से जो भी आपको डेटा मिल रहा होगा जेसन फॉर्मेट में ही मिल रहा होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग काम कर सकते हैं, और जेसन के साथ काम करना आसान भी है बहुत ज़्यादा। जिन्होंने एरे ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है वो जेसन के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी काम कर सकते हैं क्या? हम भी काम कर सकते हैं क्या? हम भी डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं? एग्जैक्टली।
बट थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर एपीआई समझते हैं कि एपीआई क्या होता है, किस तरह से इंटरेक्टिविटी करते हैं हम लोग, और ये लेक्चर ओवर करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, उसमें पूरा का पूरा तोड़े फोड़ेंगे कि डेटाबेस से कनेक्ट करके एक्चुअली प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, सब कुछ प्रैक्टिकली जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, उतना ज़्यादा ये नहीं कि सीक्वेंस में पहले कॉल बैक हेल्प पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोमिसेस वाला सिंटैक्स लाएंगे, फिर उसके बाद असिंक अवेट पढ़ेंगे, वैसा नहीं। ठीक है वो सीक्वेंस ठीक है, थ्योरेटिकली बढ़िया लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था, आपको भी नहीं आता होगा, है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर समझते हैं आगे। ओके 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 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एपीआई के बारे में कि एपीआई क्या होता है। आपने काफ़ी जगह नाम सुन रखा होगा, एपीआई बनाना सीख लो, एपीआई सीख लो, एपीआई से इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटाबेस में पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, एपीआई लेके आप बना लो। काफ़ी जगह आपने सुन रखा हो, या नहीं भी सुन रखा हो तो आज आप सुन लोगे, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पूरा का पूरा एपीआई मैं आपको समझा दूंगा। बट उससे भी पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, एपीआई हम लोग सीखेंगे जरूर अभी कि एपीआई क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फ्रंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सीख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो बैकएंड में भी यूज होता है, लेकिन अभी हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं? फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा का पूरा जो भी जावास्क्रिप्ट हम लोग सीख रहे हैं फ्रंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यही जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज होगा, ठीक है, बट वहाँ पे चीजें थोड़ी सी आपको अलग दिखाई देगी कि बैकएंड में हम लोग इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ये फ्रेमवर्क, ये लाइब्रेरी। फ्रंट एंड के लिए आप डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हो। तो एपीआई जो हम सीख रहे हैं ना, डेफिनेटली वही एपीआई सीख रहे हैं जो बैकएंड में लोग पढ़ते हैं, वही एपीआई सीख रहे हैं। एपीआई के अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मैं जैसे ही जाता वहाँ पे मैं आपको एपीआई कॉल करके फैच वगैरह करके फिर मैं आपको दिखा सकता था। डायरेक्टली ऐसे जंप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस में प्रैक्टिकल वे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। ठीक है, जो भी पढ़ के आ रहे कहीं से उनको पता है ये सारी चीज़ें कितनी कन्फ्यूजिंग होती है। डायरेक्टली हम लोग कहीं भी कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं वो चीज़ें वही आपको पढ़ाना चाहता हूँ जितनी कि आपको रिक्वायर्ड है, अभी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा बैकएंड में घुस जाऊंगा, हेडर्स, स्टेटस कोड, वो सारी की सारी चीज़ें बताने लगूँ। कुछ टर्म्स मेरे मुंह से अभी निकलेंगे ठीक है, फालतू के टर्म्स आपके लिए भी फालतू ही है, बाकी है तो एक्चुअली में यूजफुल, आगे जाके सीखोगे। जैसे मैं आपको बोल दूं एपीआई के साथ साथ आपके पास हेडर्स देखने को मिलेगा, बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आप स्टेटस कोड देख रहे होगे, रीडायरेक्ट यूआरएल देख रहे हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं, मैं आगे बढ़ गया, ये मैंने आपको बताया नहीं, जबकि एपीआई जब आप कॉल कर रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही है, तो मैंने आपको बताया नहीं। अभी इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। प्रोजेक्ट्स वगैरह जब बनाएंगे ना, सारी की सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। इवन जब आप बैकएंड में जाओगे तो पूरा का पूरा एपीआई बनाने ही सीख रहे होगे कि आई स्टेटस कोड, पोस्ट, गेट, हेडर, सब कुछ प्रॉपरली आपको सीखना होगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस रखो, थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। हड़बड़ा नहीं जाना है कि मैंने ये छोड़ दिया, ये नहीं बताया, सब कुछ बताऊंगा। अभी तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आया नहीं है, मैं तो बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप आगे इसको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। आगे मैं आपको जेसन बताने लगता, एपीआई कॉल करके बताएं, आपको पता ही नहीं है क्या एपीआई क्यों कॉल करे, कहाँ से कैसे क्या, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बस मैं कहना इतना सा चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको अंदर नहीं घुसने लगना जाना है। अभी ये नहीं सोचना है कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, दैट मीन्स मैं बताऊंगा नहीं। बैक एंड वगैरह का पार्ट है, वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ देखेंगे। अभी एपीआई उतना मैं बताऊंगा जितना आपको फ्रंट एंड में नीडेड है, इवन उससे तो ज़्यादा ही बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से ही बताऊंगा, ठीक है। और उतना तो मे बी आपको यूट्यूब पर अंडरस्टैंडिंग मिले ना मिले, मैं तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक मिनट रुको, मुझे पेन चेंज करने दो। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ समझ आया? नहीं आया, ठीक है। ये फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है, एक फिगर बना रखा। बट क्या मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताऊंगा? नहीं। ऐसे पढ़ना होता तो फिर तो आप गूगल से भी पढ़ सकते थे, है ना। ऐसे तो समझ में आपको आएगा नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलूंगा। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा डायग्राम बना दे दो गंदा सा, और डेफिनेटली मैं जब गंदा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ तो वो जो अच्छा वाला प्यारा सा डायग्राम है ना, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है देख के। तो पहले थोड़ा सा गंदा डायग्राम, ठीक है। ये हमारा अंडा है, बेसिकली सर्कल बनाना था, अंडा बन गया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा गोल बनाने दो। वाओ, ये बन गया ना गोल। वाओ, ये भी गोल बन गया। वाओ, ये भी गोल बन गया। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्लाइंट। ओ, आई एम सो सॉरी, मुझे पेन सिलेक्ट करने दो। ये हमारा है क्लाइंट, ठीक है। ये क्या है? हमारा क्लाइंट है, बहुत बढ़िया। ये है हमारा सर्वर, ठीक है। ये क्या है? ये बीच में क्या डाला आपने? ये है हमारा ब्रोकर। ओके, ब्रोकर तो सुना सुना लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं दल्ला। हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं हम लोग? दल्ला।
ब्रोकर या दल्ला, हिंदी में तो ऐसा ही बोलते हैं ब्रोकर, हिंदी में बेसिकली दल्ला और इंग्लिश में आई बिलीव ब्रोकर। आप देख लेना बाकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लाइंट, ये आपका हो गया ब्रोकर एंड ये है आपका सर्वर। एंड लेट सपोज आपने क्या बना रखा है, यहाँ पे एक बना रखा है आपने वेबसाइट, आपने वेबसाइट बना रखा है या मे भी आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रखा है, ठीक है, ऑल राइट। अब आपको डेटा की नीड है, डेफिनेटली आप सर्वर को, बेसिकली सर्वर से आप डेटा चाहोगे, तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या। अभी मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो एंड सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। बट एग्जैक्टली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग ऐसा नहीं करते। पहले ऐसा होता था बट अब एग्जैक्टली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बॉन्ड नहीं करते हैं क्लाइंट और सर्वर को कि ये वाला क्लाइंट सिर्फ इसी सर्वर को यूज़ कर सकता है या ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ इसी क्लाइंट के लिए बन रखा है, ऐसा नहीं है। एक बार हम सर्वर बना दे, आप खुद सोचो ना, ऐसा हम चाहेंगे ना कि एक बार हम सर्वर बना दे तो हम अपने वेबसाइट में भी यूज़ कर ले और वही सेम सर्वर हम लोग अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर ले, ऑल राइट। तो यहाँ पे बीच में एक लेयर हम लगाते हैं और एक्चुअली में बहुत सारे लेयर्स होते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीज़ें समझने को मिलेगी, डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। अभी फिलहाल के लिए एक लेयर में आपका इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये ब्रोकर, ये दल्ला वाला लेयर, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं API। अच्छा, इसी को कहते हैं क्या API? हाँ, API। तो यहाँ पे आपने API बना रखा है, क्या आपने बना रखा है? API बना रखा है। यही आपका बीच का दल्ला है, ब्रोकर है। दल्ला ब्रोकर तो आप जान ही रहे हो, दल्ला ब्रोकर क्या होता है, जो बीच का काम कर रहा होता है, ठीक है, बीच में काम कराने का कुछ आपसे चार्ज कर रहा होता है कि डायरेक्टली आपको, जैसे आप कोलकाता या नोएडा, दिल्ली जैसे शहर में आप जाओगे तो ब्रोकर क्या करता है, आप डेफिनेटली अगर फ्लैट आपको लेना है या पीजी लेना है तो आप ब्रोकर के पास जाते हो, रिक्वायरमेंट्स बताते हो, ब्रोकर के पास पहले से कुछ फ्लैट्स वगैरह कॉन्टैक्ट्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो वो फ्लैट अवेलेबल करा के आपको दे देता है, उसके कुछ चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे API भी कुछ इसी तरीके से है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करते हो, आप यहाँ पे API के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे होते, API के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। अब ये API का काम है कि API के अंदर किस तरीके का लॉजिक लिख रखा है, वो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्वर के पास जाता है एंड डेटाबेस से डेटा फेच करके आपको दे रहा होता है। तो जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो API को कर रहे होते हैं और जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है API से मिल रहा होता है। सर्वर से आपका कोई नाता नहीं रहा। अब आपको नहीं जानना है कि सर्वर क्या कैसे क्या काम कर रहा है, आपको जानना है API के बारे में। अच्छा, दैट मीन्स मैं अगर फ्रंट एंड डेवलपर हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, दैट मीन्स अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं, मुझे API पढ़ना है, एग्जैक्टली आपको API के बारे में जानना है। बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, जो आपके पास बैक एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर अपना सर्वर जो भी डेवलप करना चाह रहा है, सर्वर बना के बैक एंड लॉजिक लिख के डेटाबेस से कनेक्ट करके वो आपको एक API प्रोवाइड कर देगा, मल्टीपल API आपको प्रोवाइड कर देगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब उस मल्टीपल API से आपको API पे आपको रिक्वेस्ट करना है, यही API आपको डेटा सेंड कर रहा होगा। अच्छा, क्या ये API हमारा सर्वर से लिंक्ड होगा? डेफिनेटली यहाँ पे बैक एंड सर्वर, ठीक है, डेटाबेस, ये इससे आपका ये API ही लिंक्ड होगा। API में कुछ ना कुछ लॉजिक, आपके फंक्शनल लॉजिक्स लिख रखे होंगे, फंक्शनल लॉजिक, इस लॉजिक के बेसिस पे वो सर्वर से आपका डेटा फेच करके दे रहा होगा। अच्छा, तो बैक एंड डेवलपर, अभी आप समझो कि एक्चुअली में काम हो कैसे रहा होता है। आप टीम में काम कर रहे हो, आपका काम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, बैक एंड डेवलपर आपको पूरा का पूरा बैक एंड बिल्ड करके आपको API प्रोवाइड कर देगा। क्या करेगा, आपको एक API प्रोवाइड करेगा और API प्रोवाइड करके आपको बोलेगा कि आप चाहे आप वेबसाइट बनाओ चाहे एंड्रॉइड बनाओ, आपको यही API यूज करना है। सेम API से सेम डेटाबेस के साथ आप खेल पा रहे होगे। अच्छा, तो सर्वर वाला तो हमारा झमेला ही हट गया। सर्वर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी जानने की या समझने की नीड नहीं कि क्या कैसे क्या काम कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट तो अब डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट करेगा नहीं। आपको अब API के बारे में बस जानना है कि API कैसे काम करेगा, क्या इसमें आपको डेटा सेंड करना है, क्या इससे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं मैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में, बहुत ज़्यादा हार्ड वायर्ड आपको क्लाइंट और सर्वर को करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था, ठीक है, एक क्लाइंट हम बना रहे हैं, एक सर्वर हम लोग बना रहे हैं, तो एक सर्वर एक ही क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, एक क्लाइंट एक ही सर्वर के लिए काम कर रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वायर्ड थे। एक सर्वर को हम मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करवा सकते थे। अभी क्या हो गया, API बैकएंड, जो भी बैकएंड डेवलपर है उसने आपको एक API बना के दे दिया। अभी इस API को वेबसाइट के साथ यूज कर लो, एंड्रॉइड के साथ यूज कर लो या मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ यूज कर लो। बस आपको बता देना है, बैकएंड वाले से परमिशन आपको ले लेनी है, कुछ ना कुछ API सीक्रेट का यूज करके, या बेसिकली डेफिनेटली आप बैकएंड से बात करोगे, बैकएंड डेवलपर जो भी है उनसे बात करोगे कि अच्छा इसको व्हाइट लिस्ट कर दो ताकि मैं यूज कर पाऊँ। सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी लेयर काफी सारे होते हैं। डेफिनेटली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है कि API उसे मिल गया तो वो एक्सेस कर पा रहा है, कोई भी कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा? बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अभी तक आपने बस इतना समझा कि यहाँ पे आपके पास API है, सर्वर से कोई लेना देना अब आपके पास नहीं है। आप यहाँ पे API को रिक्वेस्ट करोगे, API आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। बाकी API समझेगा कि सर्वर से कैसे डेटा लेके आना है और आपको देना है, ठीक है। किसका काम है? API का। आपको बहुत ज्यादा झमेले में पड़ना है क्या? नहीं, आपको बस API के बारे में जानना है। अच्छा, ठीक है।
चलो अब देखते हैं कि एपीआई आने से हमें फायदा क्या क्या हुआ। तो एपीआई क्या है? एपीआई बेसिकली हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एक इंटरफेस है, बीच का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, बीच का एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स आप कह लो, जिस बेसिस पे वो आपसे सर्वर से डेटा लाके दे रहा होता है। तो ये बीच का एक इंटरफेस हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिससे क्लाइंट और सर्वर अब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप सर्वर बना रहे हो, ठीक है, आप सर्वर बना रहे हो तो आपको फोकस करना है कि आप किस तरीके से एपीआई क्रिएट करोगे, आप किस तरीके से एपीआई क्रिएट करोगे। बाकी अब वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि एपीआई को किस तरीके से इंटीग्रेट करके अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहा है। ऑलराइट, तो आपने अब एपीआई बना लिया, तो आप चाहो तो मल्टीपल डेवलपर्स को ये एपीआई प्रोवाइड करा सकते हो। आप चाहो तो इसको ग्लोबल बेसिस पे ओपन सोर्स भी रख सकते हो, या आप चाहो तो इसको चार्ज भी कर सकते हो कि कोई और अगर मेरी एपीआई को यूज करना चाह रहा है तो उसको इसका चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज देना पड़ेगा बेसिकली, है ना। कुछ भी चार्जेस आप ले सकते हो मंथली बेसिस पे, या आप चाहो तो एक बारी लेके आपको पूरा का पूरा एपीआई एक्सेस करने दे सकते हो, ठीक है। बट अक्सर ऐसा होता है कि हिट्स पे हम लोग बेसिकली चार्ज लेते हैं कि इस एपीआई पे इतने ज्यादा हिट्स हुए हैं, ठीक है, आपको मंथली बेसिस पे इतना ज्यादा हिट्स चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें सब कुछ देखेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो बीच में एक लेयर हमने क्रिएट कर दिया, एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया। इंटरफेस क्या है आपका? बेसिकली प्रोटोकॉल का इंटरफेस है, सेट ऑफ रूल्स है यहाँ पे, जिस बेसिस पे वो आपको डेटा लाके दे रहा होगा। ओके, तो बहुत ज्यादा तो आपको नहीं जानना है कि एपीआई कैसे बनता है, क्या करना है, नहीं, मुझे अभी नहीं जानना है। मुझे तो बस इतना बता दो कि फ्रंट एंड में हम लोग क्या इसका यूज करने वाले हैं और क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स जिस रूल्स पे या जिस प्रोटोकॉल्स पे बेसिकली आपको ये डेटा लाके दे रहा होगा, दैट अलाउज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब आप यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ सकते हो एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब बहुत सारे एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ सकते हो एपीआई के थ्रू, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हार्डवायर्ड नहीं है, आप आराम से इजीली जोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेब ऐप है, किसी भी ब्राउजर में आपका आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट कैसे? आपने रिक्वेस्ट किया, डेफिनेटली इंटरनेट के थ्रू आपके पास एपीआई के पास जाएगा। एपीआई क्या करेगा? जो भी आपका वेब सर्वर बन रखा है, वेब सर्वर पे आपका कुछ ना कुछ लॉजिक लिख रखा होगा, उस लॉजिक के हिसाब से आपका डेटाबेस से डेटा ला रहा होगा। डेटा लाने के बाद ही आपका एपीआई क्या करेगा? वापस से यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, ठीक है। तो इंटरनेट तो आप बेसिकली जान ही रहे हो, अभी फिलहाल के लिए बीच से इंटरनेट हटा दो। इंटरनेट के थ्रू कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अभी नहीं जानना है। तो यहाँ पे से आप बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एपीआई आपका यहाँ पे बेसिकली बैकएंड में जो भी लॉजिक आपका लिख रखा है, उस लॉजिक के हिसाब से ये डेटाबेस के पास जा रहा है, डेटा फेच कर रहा है, और डेटा फेच करके एपीआई के थ्रू आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। किस फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में। वाओ, जेसन फॉर्मेट में, हाँ। तो जो भी हम लोग काम कर रहे होंगे डेटाबेस के साथ, हमें एक्चुअली डेटाबेस के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जानना है एपीआई के बारे में। अच्छा, एपीआई किस फॉर्मेट में डेटा सेंड करो? जेसन फॉर्मेट में। जेसन के बारे में हमें आइडिया है, डेफिनेटली है, उसी जेसन को हमें लिस्ट करना होगा, डेफिनेटली। ओके, तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि बीच में एक एपीआई का इंटरफेस, एक एपीआई का लेयर हमने क्रिएट कर दिया, जिससे कि हमें इजी हो गया काम करने में। हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ काम कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस या सिस्टम्स। आपका हो सकता है सर्वर पाइथन, सबसे बड़ी बात तो यही है एपीआई को यूज करने का, ठीक है। वो तो ठीक बात है कि बैकएंड वाले ने एपीआई बना दिया, एपीआई बना के आपको दे दिया, अब जहाँ जहाँ आपको यूज करना है वो यूज कर लो, वो एक बात है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। हो सकता है आपका सर्वर पाइथन पे बन रखा हो सकता है आपका सर्वर नोड.जेएस पे बन रखा हो सकता है आपका सर्वर C++ पे बन रखा हो। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आप अपना सर्वर बना सकते हो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आप अपना फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो। तो दिक्कत वाली बात ये आती है कि अगर आपका फ्रंट एंड आपने बेसिकली JS पे क्रिएट कर रखा है और आपका बैक एंड जो है वो पाइथन पे है या C++ पे है, तो ये JS आप C++ कैसे समझेगा, ठीक है, ये C++ आपका JS कैसे समझेगा? तो अब उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हो। भाड़ में जाओ, अगर C++ में बना रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम बस मुझे एपीआई दे दो। तुम C++ में ही बना रखा हो, आपने बेसिकली C++ में ही आपने सर्वर बना रखा हो सकता है आपने पाइथन में सर्वर बना रखा हो सकता है आपने नोड.जेएस में सर्वर बना रखा हो, एपीआई तो वैसा ही होगा ना, एपीआई तो वैसा ही होगा। और मुझे एपीआई के साथ काम करना प्रॉपरली आता है, आप मुझे बस एपीआई दे दो। तो नो मैटर किसी डेवलपर ने पाइथन में सर्वर बना रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइथन डेवलपर को बस इतना आना चाहिए कि वो एपीआई कैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई डेवलपर फ्रंट एंड में लिख रहा है कोड C++ में लिख रहा है, तो उसे बस इतना आना चाहिए कि वो एपीआई के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकता है। अगर कोई डेवलपर जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड का कोड लिख रहा है, तो उसे बस इतना आना चाहिए कि वो एपीआई के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकता है। हो सकता है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग, हो सकता है वो फ्रंट एंड में भी पाइथन ही यूज कर रहा हो, तो उसे इतना आना चाहिए कि वो बेसिकली एपीआई को इंटीग्रेट कैसे कर रहा है। किसी ने नोड.जेएस में सर्वर बना रखा है, तो उसे बस इतना आना चाहिए कि वो एपीआई कैसे बना सकता है, एपीआई कैसे क्रिएट कर सकता है। ओके,
वाह, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एपीआई हमने बेसिकली ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, बड़ा अजीब तरीके से ये बिहेव कर रहा है, ऐसे तो बिहेव नहीं करता था ये। एक मिनट रुक जाओ, ये तो ठीक ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? आई बिलीव मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझते हैं। ठीक है, तो एपीआई आपको समझ में आ गया, इंटरफेस है, सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, जिससे हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल सर्वर्स के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस चलते हैं। आप हिंदी बोलते हो, कोई तमिल बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हिंदुस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस चलते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज हम लोग मान के चलते हैं कि हिंदी हम सब लोग बोलेंगे। एक कॉमन लैंग्वेज अगर इंटरनेशनल की बात करें तो एक कॉमन लैंग्वेज हम लोग मान के चलते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश को सब कोई फॉलो करता है कि इंग्लिश तो बोलेंगे। उसी तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सारी की सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ये छूट देता है कौन? टेक वर्ल्ड आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको अपनानी पड़ेगी, आपको एपीआई बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप पाइथन में बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप एपीआई बना के दे दो। आप नोड.जेएस में बना रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एपीआई बना के दे दो। अगर आप फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एपीआई इंटीग्रेट करनी आनी चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड पाइथन में लिख रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एपीआई इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई एपीआई इज वेरी गुड। अच्छा, एपीआई का एक और एग्जांपल है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो एपीआई को कि एपीआई आपका क्या है? वेटर है। एपीआई आपका क्या है? वेटर। और ये मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा है, ये पता नहीं बड़ा अजीब तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो एपीआई आपका क्या है? एपीआई आपका यहाँ पे वेटर है। ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, बड़ा फंस रहा है ये। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। एपीआई आपका क्या है? वेटर है। क्लाइंट आया यहाँ पे, क्लाइंट ने बेसिकली एक चेयर ले लिया, आराम से बैठ गया। अब वो क्या करेगा? बेसिकली उसको ये पता नहीं है कि कैसे क्या खाना बन रहा है, क्या क्या चीजें हैं, कुछ नहीं। वेटर से वो पूछेगा, वेटर को वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे लिए एग रोल लेके आओ। अब अगर वेटर को तो पता ही है एग रोल मेरे पास बन रहा है, पीछे जो भी एपीआई आपका सर्वर है, ठीक है, ये अपना लॉजिक बेसिकली परफॉर्म करेगा और वो बताएगा कि आपके पास एग रोल है, हमारे पास एग रोल है या फिर नहीं है। वो आके यहाँ पे इसे बता देगा। अगर नहीं होगा तो एरर भेज देगा, नहीं हमारे पास नहीं है। एरर भी आता है आपके पास काफ़ी टाइम्स कि नहीं हमारे पास नहीं है। अगर होगा तो रिस्पॉन्स में आपके पास एग रोल ये दे रहा होगा। तो आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पीछे कैसे काम हो रहा है, कैसे क्या एग रोल बन रहा है, क्या क्या चीज़ें कैसे यहाँ पे बन रही है, कोई आपको लेना देना है ही नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे? आप वेटर को बोलोगे कि मेरे लिए ये लेके आओ। वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके लिए कैसे लेके आएगा। ऑलराइट, तो ये है आपका बीच में एक इंटरफेस, ये है आपका एपीआई। यही है वो ब्रोकर, ब्रिज, दल्ला जो कि आपके लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, आपको सर्वर से मिलाने का काम कर रहा होगा, आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलाने का काम कर रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड एपीआई के हेल्प से आपको डिफरेंट चाहे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, सब में आसानी से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एंड्रॉइड कर रहे हो तो एंड्रॉइड के लिए आपको डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा, आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। दोनों में आप सेम एपीआई इंटीग्रेट करोगे एंड आपका प्रॉपरली वो वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है एपीआई की पावर। बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आता है और हो गया, इतना ही था बस। ऑलराइट, यहाँ पे अच्छा, तो ये अब समझ लेते हैं कि एपीआई के यूजेस क्या क्या हैं। और उससे पहले सबसे पहले एपीआई को यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एपीआई दिखता कैसा है? तो मैंने अभी आपको दिखाया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको फेक एपीआई बेसिकली एक दिखाया था, फेक जेसन डेटा या फेक एपीआई। अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको जेसन प्लेस होल्डर .tpcode.com यहाँ पे एक आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डिफरेंट फेक रेस्ट एपीआईज आपको मिल जाएंगी। तो मान लो मैं ये यूज़र वाला एपीआई यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखो ये है आपका एपीआई। इस तरीके से कुछ आपका एपीआई यहाँ पे दिख रहा होता है। क्या इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा होता है। यहाँ पे देख लो ये क्या है, बेसिकली जेसन प्लेस होल्डर .tpcode.com/users। तो जो भी आपका एंड पॉइंट है, यहाँ पे कुछ आपका एंड पॉइंट होता है बेसिकली। मान लो https:// और फिर schoolforyou.com, aws.com, जो भी आप बेसिकली यूज़ कर रहे हो इंटरनली, वो यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, तो मान लो .com तक तो यहाँ पे हमारा है इस तरीके से .com, एंड उसके बाद /users। तो ये /users जो लिख रखा है, ये /users क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें सारे के सारे यूजर्स के डेटा दे दो, सारे के सारे यूजर्स के डेटा दे दो जेसन फॉर्मेट में। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में /1 भी लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि मुझे ऐसा यूजर दो जिसकी की ID 1 हो।
ऐसा यूजर दो जिसका आईडी 1 हो। ठीक है, तो आपको एपीआई थोड़ा सा रीड करना भी आना चाहिए कि इस तरीके से एपीआई होता है। अब बैकएंड वाले कर तो कुछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे इस तरीके से 1 सेंड किया, हो सकता है बैकएंड में वाले ने इस तरीके से एपीआई को बनाया ही ना हो। ठीक है, आप यहाँ पे यूजर्स लिख रहे हो, बैकएंड वाला प्रोडक्ट भेज रहा है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बैकएंड इंजीनियर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस का प्रोडक्शन यही है कि इसी तरीके से एपीआई आपको मिलेगा कि अगर यूजर्स लिख रखा है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे यूजर्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख रखा है तो सारे के सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। अगर उसने बना रखा है तो नहीं बना रखा है तो नॉट फाउंड, आपको 404 का एरर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर /1 लिख रखा है हमने, तो यहाँ पे ऐसा यूजर मिलेगा जिसकी की आईडी 1 होगी। अगर यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे इस तरीके से /products लिख रखा है तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। अगर 2 लिख रखा है दैट मीन्स हमें वो प्रोडक्ट्स दो जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे .com/orders, अब .com जरूरी नहीं है, जो भी आप यूज मैं बता रहा हूँ, एंड पॉइंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आपको एपीआई मिल रहा होगा। ./orders आपने अगर लिख रखा है तो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्स मुझे चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर कुछ दे रखा है 535, तो मुझे वो वाला ऑर्डर दो जिसका कि ऑर्डर नंबर 535 है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपका एपीआई काम कर रहा होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली दिखा दो थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे आपके पास /users लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे यूजर्स मिल रहे हैं। ये देखो, एक आपके पास एरे के फॉर्मेट में आ रहा है ये, उसमें ये जो एक आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये आपका एक यूजर है। फिर उसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपका दूसरा यूजर है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट आपका तीसरा यूजर है। ठीक है, इस तरीके से आपके यूजर आ रहे हैं। यूजर का देखो यहाँ पे नेम आ रहा है, आईडी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। फिर यहाँ पे आपका दूसरा यूजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे /2 लिख दूं तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि मुझे ऐसा यूजर चाहिए जिसकी की आईडी 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वाला यूजर आएगा। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड यूजर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, देख लो, सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो मुझे यहाँ पे ऐसा यूजर मिल रहा है जिसकी की आईडी 5 है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स लिख रखा होगा तो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। देखो, सारे के सारे यूजर्स मिल रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे अभी 10 यूजर्स हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूँ तो /11 लिखूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, 11th आईडी वाला यूजर आपके पास है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपका एपीआई काम कर रहा होता है। अच्छा, कुछ और एपीआईज मैं आपको दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली कोड में भी आपको करके दिखाता हूँ। बट ये आपको अभी जो मैं आपको करूंगा ना यहाँ पे, ये आपको समझना नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको समझना नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे आए नहीं हैं। अभी तक हम लोगों ने फैच वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ रखी है। मैं आपको ये बस ओवरव्यू एक देना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। ये एक ओवरव्यू है आपका बेसिकली, इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लेके जाना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरीके से काम हो रहा होता है। अगर ये आप समझ जाओगे ना तो आप फिर बाकी सारी चीज़ें भी आसानी से समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो वो जो आपके पास आपने अभी एपीआई देखा, डिफरेंट यूजर्स थे, वो डेटाबेस पे थे। आपको पता भी नहीं है वो कहाँ है, कौन से डेटाबेस पे है, कैसा फिजिकल डेटाबेस आपका दिखता है, कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे इंटरनली क्या लॉजिक लिख रखा है उस यूजर्स को लाने के लिए, कुछ पता नहीं आपको। आपने क्या किया, आपने एक एपीआई कॉल किया, आपको डेटा सारे के सारे मिल गए। अब ये जो एपीआई था ये फ्री एपीआई था, इसमें आप कितने भी हिट्स करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कुछ एपीआईज होते हैं आपके पेड एपीआईज। तो एपीआईज का यही फायदा है कि एपीआईज आपने बना दिया, आप मॉनिटर भी कर पा रहे हो कि उस पर कितने हिट्स हुए हैं, एक मंथ में वो एपीआई कितनी बार हिट कर रहा है, क्लाइंट इतने बार हिट कर रहा है, इससे ज़्यादा हिट कर रहा है तो मुझे चार्ज लेने उससे इतना ज़्यादा मैं चार्ज लूँगा, या एक मंथ में मैं इतना हिट दूंगा और इतना चार्ज आपसे लूँगा। आपने अपना कुछ बना दिया है, कुछ बहुत तगड़ा आपने बिल्ड कर दिया, जैसे गूगल ने गूगल मैप बिल्ड कर दिया है। अगर आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप खुद का सैटेलाइट या बहुत ज़्यादा एरिया का मुआयना कुछ करोगे तो नहीं, ऐसा आप उतना ज़्यादा डिटेल्स अपने डेटाबेस में स्टोर तो करोगे नहीं। तो गूगल मैप ने ऑलरेडी कर रखा है, आप क्या करोगे, उसका एपीआई यूज़ करोगे। एपीआई यूज़ करोगे, हो सकता है आप उसको कुछ चार्ज दो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आप यूज़ करना चाह रहे हो तो। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हो। या रेलवे की आपको टिकट बुकिंग कुछ एप्लीकेशन बनानी है तो आप एपीआई यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको एपीआई की मिल रहा होगा, तो सिक्योरिटी भी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। एपीआई की के बेसिस पे आप काम कर रहे होते हो। तो आप समझ सकते हो एक सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है। आपको अगर कुछ करना है या एंट्री ही करना है तो आपसे वो टिकट लेगा, देखेगा कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है तो आपको जाने देगा आगे। ठीक है, ये कुछ ला के दे देगा आपने अगर सामान रख रखा है। तो मॉल में अगर जाते हो तो आपको पता है एक टोकन मिलता है, ठीक है, वो टोकन लेके जाते हो, वापस आते हो, टोकन देते हो, आपको सामान मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो वहाँ पे जो भी आपको सामान रखने का सिस्टम है आपने खुद तो बनाया नहीं है, आप खुद तो लेके गए नहीं हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यूज़ कर रहे हो, पे एंड यूज़ है ना। बाहर अगर कहीं कभी गए हो, आपको बाहर में अगर कभी पॉटी वॉटी लग गई तो पे एंड यूज़ आप करते हो, आपको खुद का तो है नहीं, आप वहाँ पे पे करते हो, यूज़ करते हो, आ जाते हो। तो कुछ ऐसा ही है एपीआई। ठीक है, तो अब एपीआई को आप यूज़ कैसे कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऑल राइट।
तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स। डेफिनेटली आपको एपीआई एक रिस्पॉन्स दे रहा होगा, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको कुछ वो आपको कुछ रिस्पॉन्स दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फैच का यूज करोगे। फैच के आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी, बस आप इतना समझो कि फैच से आप उस एपीआई के थ्रू उस डेटा को फैच कर सकते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं वो एपीआई यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, कौन सा एपीआई, ये वाला एपीआई, बहुत बढ़िया। ये एपीआई मैं यहाँ पे डाल दूंगा और /2 नहीं, मुझे सारे के सारे यूजर्स चाहिए। तो मैंने ये एपीआई यहाँ पे डाल दिया। इस एपीआई के थ्रू मैं फैच करना चाह रहा हूँ सारे के सारे डेटा को। ठीक है, CLG करता हूँ रिस्पॉन्स, तो क्या मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, क्या मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे ये हमारा आई बिलीव कनेक्ट होना चाहिए ब्राउज़र से। तो चलो आके देख लेते हैं हमारा ब्राउज़र से ये कनेक्ट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉमिस मिल रहा है हमें। अब ये प्रॉमिस क्या है, आगे ये भी आप पढ़ोगे कि प्रॉमिस क्या है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉमिस मिल रहा है पेंडिंग स्टेट में, मतलब डेटा अभी तक आया नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना समझ में आ रहा है नहीं कि अभी तक डेटा आया नहीं है, इतना तो समझ में आता है ना, इतना समझ में आता है कि डेटा अभी तक आया नहीं है। प्रॉमिस है पेंडिंग स्टेट में। प्रॉमिस आपको चलो सही नहीं भी समझ में आ रहा है, पेंडिंग स्टेट तो आपको समझ में आ रहा है, दैट मींस डेटा अभी तक आया नहीं। अच्छा, बट यहाँ पे तो हमने प्रॉपर फेच कर रखा है, तो फिर डेटा क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो हमने प्रॉपर फेच कर रखा है, तो डेटा को आने में हो सकता है टाइम लगे। ठीक है, सर्वर का भी अपना कुछ ना कुछ ट्रैफिक होता है, तो हो सकता है ट्रैफिक से डेटा आने में टाइम लगे। हो सकता है 1 सेकंड में आ जाए, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है 5 सेकंड लग जाए आने में। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है आने में। एंड क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड आपका लाइन बाय लाइन रन करता है, तो इस लाइन पे जावास्क्रिप्ट आपका कोड गया, उसके बाद तुरंत इस लाइन पे आ गया। इस लाइन का इसने वेट भी नहीं किया। क्या बोला मैंने? इस लाइन का इसने वेट भी नहीं किया कि डेटा आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, डेटा आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसका इसने वेट नहीं किया, तुरंत आगे बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेंडिंग स्टेट में अभी तक डेटा आया नहीं है, क्योंकि डेटा आने का इसने वेट किया ही नहीं। डेटा आने वाला था, मैंने वेट किया ही नहीं, मैं आगे बढ़ गया, तो मुझे डेटा मिलेगा ही नहीं, हमेशा मैं पेंडिंग स्टेट में ही रहूंगा। अच्छा, तो डेटा का वेट करना है, क्या वेट करना है, कैसे वेट करेंगे, कैसे वेट करेंगे? तो उसके लिए आप आगे जाके पढ़ोगे प्रॉमिसेस, पूरा का पूरा मैं लेके जाऊंगा। कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रॉमिसेस, असिंक वेट, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे। बट अभी आप प्रैक्टिकली समझो, थोड़ा सा ये समझ पा रहे हो आप कि प्रैक्टिकली क्यों पढ़ना है हमें, क्यों यूज करेंगे। एक्चुअली तो एट द एंड आपको यही प्रोडक्ट बनाना है एपीआई वगैरह कॉल करके। दैट्स वाई यहाँ पे आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम लोग बस ऐसे ही सीख रहे हैं कुछ भी। ठीक है, यूज हो रहा है सारी चीजों का, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे वेट करना है। तो मैंने बोला यहाँ पे सबसे सिंपल जो तरीका है, लेटेस्ट तरीका जो है आपका, लेटेस्ट तरीका आपके पास क्या है कि आप एक यहाँ पे फंक्शन बना लो। ठीक है, आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको आप डाल दो। अच्छा, फंक्शन का कुछ नाम भी देना होता है डेफिनेटली, तो फंक्शन का नाम मैं देता हूँ फैच डेटा। फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, फैच डेटा। अच्छा, फंक्शन क्यों बनाया मैंने? क्योंकि फंक्शन में ही हम लोग असिंक का वेट यूज कर सकते हैं। अब असिंक का वेट क्या है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, असिंक का वेट के लिए बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन के आगे असिंक लगाना होता है। असिंक, असिंक इस तरीके से। तो ये अब बन गया असिंक फंक्शन। अब असिंक फंक्शन का फायदा क्या है पता है? असिंक्रोनस फंक्शन बन गया ये। ठीक है, अब असिंक फंक्शन में मैं यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि जब तक डेटा ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, डेटा आने का वेट करो। ये फायदा है असिंक फंक्शन का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ आ नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे हमने डेटा फेच करना चाहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है, लाइन बाय लाइन चलता है, तो इसने वेट भी नहीं किया, आगे बढ़ गया ये। तो यहाँ पे ये पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट में डेटा आया नहीं है, फुलफिल्ड नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉमिस जैसा भी दिख रहा था, दिमाग ही नहीं लगाना है अभी। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन का फायदा ये है कि असिंक फंक्शन के अंदर ही हम ये अवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाहर यूज करेंगे तो बाहर यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमें मिल रहा होगा एक एरर, प्यारा सा एरर मिल रहा होगा। यहाँ पे तो नहीं, कहाँ पे मिल रहा होगा, अरे यार कहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो, अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंक फंक्शंस। ये खुद बता रहे हैं कि असिंक फंक्शंस में ही हम लोग अवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें असिंक फंक्शंस बनाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, असिंक फंक्शंस के अंदर हम इसे यूज करेंगे। अच्छा, आपको ये एरर नहीं आएगा क्या? कॉल करके देख लो। तो फैच डेटा करते हैं, फैच डेटा करते हैं कॉल यहाँ पे, और आप यहाँ पे आके देखो, वाओ, अब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया। हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम करना सीख रहे हैं अभी, जबकि अभी हमने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ा भी नहीं है, हम डेटाबेस के साथ काम कर पा रहे हैं। एक सिंपल सा फैच हमने किया, हमने देखा कि ये रुक नहीं रहा था, बेसिकली डेटा के आने का वेट नहीं कर रहा था, तो वेट कराना था, अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। बट अवेट कीवर्ड हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते, फंक्शंस के अंदर ही करना पड़ेगा। तो फंक्शन हमने बनाया, और वो भी असिंक फंक्शन बनाना होगा। असिंक फंक्शन बना दिया, उसको कॉल कर दिया, अब ये हमारा काम कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑल राइट, रिस्पॉन्स आ रहा है। बट आपने देखा था रिस्पॉन्स में तो हमें यूजर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स मिल रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पे तो हमें यूजर्स दिखाई ही नहीं दे रहे रिस्पॉन्स में। ओके, अब रिस्पॉन्स में यहाँ पे देखो हेडर्स, ओके ट्रू, रिडायरेक्ट, स्टेटस, स्टेटस टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको। यहाँ पे बॉडी भी मिल रहा है। अच्छा, इस बॉडी के अंदर आपका वो ये होगा क्या, इस बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स होगा क्या, इस बॉडी के अंदर होगा क्या? डेफिनेट, बट मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है यहाँ पे
क्या कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा है, मैं बॉडी को अगर ओपन भी करूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लॉग्ड, फॉल्स, ये रीडेबल स्ट्रीम, ये क्या क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो रिस्पॉन्स के पास बाय डिफॉल्ट आपके पास एक मेथड होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास एक मेथड होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे आपको आके दिखाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा कहाँ पे क्या कोड है। और सबसे पहले तो इसे क्लोज करो, ठीक है, इसे क्लोज करो। और कोड कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स के पास आपके पास एक मेथड होता है डॉट जेसन नाम का, इसको आप कॉल कर दो। ये भी असिंक्रोनस कोड है, ये आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, और वेट कर लेंगे कि जब तक डेटा आता नहीं है तब तक काम करना नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी वही मिल रहा था, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने सीख लिया कि हम डेटा फेच कर कैसे सकते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। हमने ये सीख लिया कि डेटा हम कैसे फेच कर सकते हैं। एपीआई हमें मिला, एपीआई का यूज करके हमने डेटा फेच कर लिया। हमने खुद का एपीआई बनाया था क्या? नहीं, हमने खुद का एपीआई नहीं बनाया था, हमें तो एपीआई मिला, उसको हमने यूज करने सीखा उसका। ऑलराइट, तो यूज करने हमने बस यहाँ पे सीख लिया। अरे यार ये कीड़े मकोड़े। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे /2 लगा दूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? डेफिनेटली, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड। ऐसा यूजर जिसका की आईडी 2 हो, ठीक है, 2 हो, बेसिकली सेकंड वाला यूजर आ रहा है जिसका की आईडी 2 है, वही वाला यूजर हमें यहाँ पे मिल रहा है। वाओ, सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। ठीक है, मुझे तो मजा आया, पता नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें है कॉम्प्लेक्स। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। आई बिलीव आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो असिंक प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे बनाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि इस तरीके से आप काम कर रहे होते हो। अच्छा, अगर आपको एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, ठीक है, चलो बिल्कुल प्रैक्टिकली चलते हैं। न्यूज़ वेबसाइट बनानी है या वेदर की एक वेबसाइट बनानी है, वेदर की, जहाँ से आप वेदर फेच कर पाओ। ये न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है जहाँ से आप डिटेल बेसिकली रिसेंट न्यूज़ फेच कर पाओ, रिसेंटली जो अभी की ताज़ा खबर है वो फेच कर पाओ। तो कैसे करोगे? आप पूरा का पूरा क्रिएट करोगे क्या अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, कि मैं हायर कर लेता हूँ इतने बंदे, पूरा का पूरा एबीपी न्यूज़ या बनाने की ट्राई करोगे क्या? या चलो आप वो तो चलो ठीक है, आप अगर वेदर की बात कर लो, आप वेदर का अगर आपको फेच करना है, ठीक है, डेटा, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो एक तरीका ये है कि आप सैटेलाइट, इलॉन मस्क से एक ले लो, इलॉन मस्क को बोल के आप एक सैटेलाइट भेजो या उससे खरीद लो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट भेजो। फिर सैटेलाइट के थ्रू आप सारी जगह के डेटा कलेक्ट करो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर वो डेटा कलेक्ट करके अपने बैकएंड में डालो, एंड फिर वो बैकएंड से अपने बैकएंड डेवलपर को बोले कि मुझे एक एपीआई बना के दे जो कि सारे के सारे डेटा दे रहा हो। एक काम तो ये कर सकते हो। एक काम ये है कि आपको बने बनाया अगर एपीआई मिल जाए और उसको यूज़ करना पड़े, दोनों काम आप कर सकते हो। आप खुद का भी एपीआई बना सकते हो, बने बनाए एपीआई को आप यूज़ भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? इतना ज़्यादा तो खर्च करने नहीं जाओगे, डेफिनेटली आप बना बनाए एपीआई यूज़ करोगे। कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। न्यूज़ एपीआई में चलते हैं और यहाँ पे आते हैं न्यूज़ एपीआई। अच्छा, थोड़ा सा देख के www.mediastack.com, ये वाला नहीं, न्यूज़ एपीआई ये है, फ्री न्यूज़ एपीआई www.newsapi.ai, ये वाला आप खोलना, ठीक है। न्यूज़ एपीआई आई बिलीव यही है। नहीं, ये वाला भी नहीं है एक्चुअली, ये वाला भी नहीं है एक्चुअली। newsapi.org ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। तो ये वाला आपको ओपन करना है, newsapi.org ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना, यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना, तो ही आपको एपीआई की मिलेगी। मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी नाम का चीज़ भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फ्री ओपन सोर्स हैं आपके लिए कि आप कितने भी हिट्स कर लो, आप यहाँ पे एपीआई जैसे ये आपको दे रहा था ना, तो यहाँ पे आपको कोई एपीआई की जरूरत नहीं पड़ी थी, पूरा का पूरा फ्री, कंप्लीटली फ्री था। यहाँ पे आपको ये एपीआई की दे रहा है, दैट मीन्स ये मॉनिटर कर रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे मेरी साइट पे लॉगिन करके आप मेरा एपीआई यूज़ कर रहे हो, मैंने आपको एक एपीआई की दे रखा है, तो आप कितनी बार हिट्स कर रहे हो उस एपीआई पे, ठीक है। मंथ में आपको उतने ही हिट्स ये देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्राइसिंग आ रहा होगा, ठीक है। डेवलपर के लिए पहले तो यहाँ पे टोटली फ्री है, स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, लेकिन कुछ फ्री हिट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। फिर आप अगर बिजनेस में जाना चाहते हो तो 449 आप यहाँ पे करोगे पर मंथ। देख रहे हो कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ठीक है। तो ये भी फ़ायदा है, आप अपना भी एपीआई बना सकते हो एंड इस तरीके से प्राइसिंग में आप लगा सकते हो। बहुत बढ़िया। तो गेट स्टार्टेड पे आ जाते हैं, न्यूज़ एपीआई में वापस से आ जाते हैं यहाँ पे होम पेज पे, ठीक है। तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं फटाफट, और ठीक है, चलो यहाँ पे फटाफट ये लॉगिन हो भी जाएगा। देखो मुझे एपीआई की मिल रही है, बहुत बढ़िया, ऑलराइट। तो वापस से मैं जाता हूँ बैक टू होम। यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो ये न्यूज़ एपीआई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एपीआई की मेरा आ रहा है। अब देखो यार, ये एपीआई आप यूज़ मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरी एपीआई की यूज़ करके आप पूरा का पूरा करे जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई ओवर हो जाएगा, बट आप खुद से अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपने एपीआई की अब देख ली है तो जाके कर सकते हो, बट करना मत। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट जाएंगे, ठीक है।
अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि अकाउंट से पैसे काट देते हैं, चलो फटाफट यहाँ पे API हिट्स करते हैं, पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे फ्री हिट्स कुछ मिलते हैं, उसके बाद अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्राइसिंग वगैरह कर सकते हो, बट अभी तो ऐसा नहीं कर रखा है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ी ना यहाँ पे API दिखा रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये API आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे इस तरीके से API को हिट करके देख सकते हो कि एक्चुअली में ये आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही है ना API आपका। एक्चुअली मैंने गेट के साथ कॉल कर लिया, यहाँ पे ये भी कॉपी हो गया, बस इतना सा कॉपी करना था, इतना सा मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे देखो आपको न्यूज़ मिल रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, लेकिन बहुत गंदे फॉर्मेट में मिल रहा है, तो मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा इस तरीके से। ये देखो अब लग रहा है ना, देखो यहाँ पे आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, ये आपका एक आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट, ये आपका दूसरा आर्टिकल है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये आपका तीसरा आर्टिकल है, तीसरा ऑब्जेक्ट। देख के भी समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आगे आएगा, अभी नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो समझ में आएगा। यही सारी की सारी चीज़ें तो हमें समझनी है। यहाँ पे बेसिकली सोर्स है, नेम है कि सोर्स का नाम क्या है, ऑथर है, ठीक है, टाइटिल है टेस्ला, और क्या क्या इसने लिख रखा है कुछ अलग लैंग्वेज में ही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, URL है, उसका इमेज भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कि इमेज देख के थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आती है ना कि ये इमेज है, बेसिकली क्या हुआ होगा, प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, काफ़ी सारी चीज़ें दे देते, तो आप अपना न्यूज़ ऐप एक बना सकते हो, ठीक है, आप अपना एक न्यूज़ ऐप बना सकते हो इस API का यूज़ करके। यहाँ पे अगर मैं आपको डाल के दिखाऊँ, अभी जो हमने यहाँ पे कर रखा था, यहाँ पे मैं अगर ये वाली API डाल दूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये डेटा भी गेट कर सकता हूँ। ये देखो रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्टेटस में यहाँ पे आपके पास आर्टिकल्स आ रहा है, स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट आपके पास इतने हैं 17,466 आर्टिकल्स। वाओ, इतने सारे आर्टिकल्स। अब डेफिनेटली यहाँ पे टोटल काउंट आ रहा है, तो एक साथ तो आप सारे आर्टिकल्स दिखाओगे नहीं, वहाँ भी आप पेजिनेशन वगैरह बना रहे होगे, सब सीखेंगे। अभी तो API पे बेसिकली हम लोग फ्रेंडली होना चाह रहे हैं, बस देख रहे हैं कि API क्या है, कैसे कैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, कि API है, ये भी एक API है, इससे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डेटा फेच कर रहे हैं। वाओ, मज़ा आ गया। अच्छा, अब एक वेदर API भी देख ही लेते हैं, वेदर API, ठीक है, तो वेदर map.org यही वाला है क्या? तो openweather.org फ्री वेदर API देख लेता हूँ मैं, देख के पता चल जाएगा। नहीं, इस पे तो नहीं, ये वाला यहाँ पे आ जाओ, वेदर API, यहाँ पे आप फ्री वेदर API यहाँ पे लिख रखा है ना, ये वाला, ठीक है, weatherapi.com, www.weatherapi.com, इस पे आप आ जाओ। एंड यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन मैंने पहले कर रखा है, एक बार यहाँ पे ID पासवर्ड डेफिनेटली आ ही जाएगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको फटाफट। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है, बहुत बढ़िया। देखो ये बता रहा है कि इतना कॉल्स पर मंथ आप कर सकते हो, एक मंथ में इतना, ठीक है। बाकी आप प्लान भी ले सकते हो, अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं हिट करना चाहता हूँ API को, या बहुत सारे यूजर्स हैं मेरे, मिलियंस ऑफ यूजर्स है, बहुत ज़्यादा हिट जाएगा डेफिनेटली मंथ में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्लान भी ले सकते हो, प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे API आपको मिल रहा है, ये API आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप API एक्सप्लोरर में आ जाओ, API एक्सप्लोरर में आके आप यहाँ पे API कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो पता चला मैंने क्या क्या किया, यहाँ पर से मैंने API कॉपी किया, ठीक है, होम पेज पे मुझे यहाँ पे API भी दिख रहा है, तो मैंने API को यहाँ पर से किया कॉपी, मैं यहाँ पे टूल्स में API एक्सप्लोरर में आया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया ये API को पेस्ट, ठीक है। मैंने बोला प्रोटोकॉल क्या चाहिए, अभी तो HTTP ही चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन में तो अभी हम लोग जा नहीं रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है। तो कहाँ का चाहिए, बेसिकली लंदन का मुझे वेदर चाहिए, और इसको आप यहाँ पे यस कर दो, सो रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा होगा, और यहाँ पे ये आपको API दे रहा है, ये API आप हिट करके रिस्पांस ले सकते हो, ठीक है। तो इस API को भी कॉल करके देख लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे अब मैं ये API यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे देखो क्वेरी इज इक्वल टू लंदन, ठीक है, लंदन की मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लंदन दे रखा है। आप यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर सकते हो और अपना एक एप्लीकेशन बना, चलो ये आपका होमवर्क है कि आप एक अपना एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पे आप यूज़र से ले रहे होगे इनपुट। यूज़र अगर यहाँ पे लंदन सेंड करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट लोकेशन इज इक्वल टू, अभी मैं लंदन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, लंदन, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल मैं यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करूँगा मैं, टेम्पलेट लिटरल, और इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हार्ड कोड करने के बजाय मैं यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो भी लोकेशन होगा, LOND लंदन, यहाँ पे जो भी लोकेशन होगा यहाँ पे, वो लोकेशन यहाँ पे आ रहा होगा। तो अभी तो मुझे लंदन की सारी डिटेल्स मिल रही होंगी, डेफिनेटली मिलनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वापस से आता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो आइडेंटिफायर लोकेशन हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। ये कब हुआ, कैसे हुआ, लोकेशन पहले कहाँ बन रखा है, पहले तो मैंने कहीं नहीं बना रखा है, पहले तो मैंने कहीं नहीं बना रखा है, ये कैसे हो रहा है, वेट, लोकेशन यही मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, लोकेशन,
क्या दिक्कत वाली बात है। अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी लंदन डाल के देखता हूँ। तो अभी भी लोकेशन कहाँ डिक्लेयर कर रखा है मैंने। ठीक है चलो कुछ और नाम दे देते हैं। बेसिकली जगह, हिंदी नाम दे देते हैं जगह, ठीक है। और यहाँ पे जगह यूज़ कर लेते हैं, देख लेंगे उसको बाद में कि क्या एरर आ रहा था, लोकेशन वगैरह कुछ था क्या पहले से प्रेजेंट। ठीक है तो अभी यहाँ पे जगह मैंने डाल दिया। तो लंदन है तो लंदन की सारी डिटेल्स आ रही है। देखो यहाँ पे आपके पास लोकेशन दिख रहा है, लंदन है। यहाँ पे आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ आपको दिख रहा है। लोकल टाइम जोन, लंदन का लोकल टाइम जोन भी दिख रहा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। लोकल टाइम एपॉक भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है डेट टाइम वगैरह में, ठीक है। डेट टाइम वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। एपॉक टाइम क्या होता है, लोकल टाइम क्या होता है, सब कुछ आप देख लेना जाके, ठीक है। फिर रीज़न यहाँ पे आ रहा है। आपको वेदर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर वगैरह क्या है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको लंदन का मिल रहा है। अच्छा मुझे भागलपुर का चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भागलपुर। तो यहाँ पे आपको भागलपुर का यहाँ पे मिल रहा होगा। देखो अब भागलपुर का डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नोएडा तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली नोएडा का डेटा मिलना चाहिए। देखो नोएडा का डेटा मिल रहा है। रीज़न भी ये बता रहा है उत्तर प्रदेश। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे दिल्ली तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिल्ली का डेटा मिल रहा है। वाओ सब जगह का हम लोग वेदर चेक कर सकते हैं। तो ये आपको अब मैं दे रहा हूँ एक टास्क। आपने डॉम मैनिपुलेशन तो पढ़ ही रखा है, तो डेफिनेटली एक इनपुट फील्ड बनाओगे जहाँ से आप लोकेशन ले रहे होगे यूज़र से, एंड लोकेशन लेके आप ये डिटेल्स फेच कर रहे होगे एंड फेच करके दिखा रहे होगे अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पर का क्या वेदर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो ज़रूरी लगता है कि आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। कि ये जगह है, ये यूपी, बेसिकली ये यूपी में बिलोंग करता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से रीजन है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर इन सेल्सियस, फॉरेनहाइट, जो भी आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। तो एक मिनी प्रोजेक्ट है आपका, आप खुद से ट्राई करो, बाकी तो मैं बनवाऊंगा ही डेफिनेटली। तो अभी हमने क्या किया, एपीआई का ओवरऑल आइडिया लिया कि एपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखाया कि प्राइसिंग वगैरह भी इसमें होती है। आप दूसरे का एपीआई भी यूज़ कर सकते हो, आप खुद से एपीआई भी बना सकते हो अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। तो एपीआई का क्या यूज़ है, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्योंकि एपीआई आ चुका है तो लैंग्वेजेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लैंग्वेज में काम करो, बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड में काम कर रहा है, सॉरी बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड में क्यों काम करेगा, आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम से मैंने ब्रेक नहीं लिया है ना, तो इसलिए अब ऐसा हो रहा है। बैकएंड डेवलपर है, बैकएंड में काम कर रहा है, पाइथन पे काम कर रहा है, एपीआई बनाना है उसे भी। C++ में काम कर रहा है, उसे भी एपीआई बनाना है। कोई बैकएंड डेवलपर है जो आपका Node.js में काम कर रहा है, उसे भी एपीआई बनाना है। फ्रंट एंड डेवलपर को एपीआई यूज़ करना है, झंझट है ही नहीं, है ना। आने वाले डेट्स में और ये इजी हो जाएगा आई बिलीव, ठीक है। तो कंट्रोल सिक्योर एक्सेस टू डेटा, बहुत ज़्यादा सिक्योर एक्सेस है यहाँ पे। आप बेसिकली एपीआई की आपको मिलती है, फ्री जो होती है उसमें आपको एपीआई की नहीं मिलेगी, जो ओपन सोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका अगर कोई डेटा मॉनिटर करना चाह रहा है कि आप कितना एपीआई यूज़ कर रहे हो, मॉनिटरिंग वगैरह करना चाह रहे हो, मॉनिटरिंग या एनालिटिक्स के लिए, तो भी एपीआई बहुत ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली अगर गूगल आपको एपीआई दे रहा है तो मॉनिटर भी तो करेगा ना, ये कोई अनलिमिटेड कॉल तो नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। उसका भी तो डेटाबेस कनेक्ट है, उसमें डेटाबेस से बेसिकली उसका डेटा फेच हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको भी डेटाबेस को पैसे देने पड़ रहे होंगे जो भी वो सर्विस यूज़ कर रहा है। ऑल राइट, हालांकि गूगल की तो मैक्सिमम खुद की सर्विसेज हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप चार्ज करोगे। अगर आपने ऐसा कुछ एपीआई बना रखा है तो डेफिनेटली आप चार्ज करोगे कि मुझे वहाँ पे आप चार्जेस दो, तब मैं आपको ये एपीआई इतने मंथ में इतने हिट्स दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, सिक्योर भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हो, आपके पास एपीआई बने बनाए भी हैं, खुद का अगर आप बना रहे हो तो भी यूज़ कर सकते हो, और अगर बने बनाए हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। मैप आप बनाने नहीं जाओगे, आप मैप यूज़ कर सकते हो। पेमेंट की अगर आप बात कर लो तो आप रेजोर पे यूज़ कर सकते हो, रेजोर पे की एपीआई, स्ट्राइप आप यूज़ कर सकते हो। खुद का पेमेंट इंटीग्रेशन आप करने जाओगे क्या, नहीं, बनाया है, आप रेजोर पे यूज़ कर लो, ठीक है। डिफरेंट आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी सर्विस आप यूज़ करके डेवलपमेंट को आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका बर्डन कम हो गया कि आपको स्क्रैच से बनाना है, स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती है। ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन, डेफिनेटली आप बहुत सारे एपीआईज को कनेक्ट करके आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो कि ये होता है, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। माइक्रो सर्विसेज, एक ही एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो अभी जो आपकी एप्लीकेशन आ रही है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। मतलब ये कि एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रखा है। जैसे कि आप यूट्यूब को ही देख लो, यूट्यूब कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि यूट्यूब सारा का सारा मतलब एक बार में पूरा का पूरा उसने बिल्ड कर रखा है? नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में उसने तोड़ रखा है, पूरा का पूरा ब्रेक कर रखा है उसने,
लाइक के लिए उसका अलग एपीआई है, ठीक है। कमेंट्स के लिए हो सकता है उसका अलग एपीआई हो सकता है कमेंट्स के लिए उसने पाइथन लैंग्वेज में लिख रखा हो, लाइक के लिए उसने किसी और लैंग्वेज में लिख रखा हो, जो फ्रंट एंड बना रखा है उसने Node.js में बना रखा हो, ठीक है। तो जो भी आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम कर रहा होता है वो, मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के। ऑलराइट, तो जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लगता है कि पाइथन यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जहाँ पे लगता है जावास्क्रिप्ट ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो जो जहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट है वहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं और कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। वाओ, अब हमें समझ में आता है। तो माइक्रो सर्विसेज बेसिकली कि कोई भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स में तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं और बेसिकली छोटे छोटे सर्विसेज में तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे एपीआईज में तोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, इजिली स्केल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई बिलीव मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एपीआई समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एपीआई तो हमारा भी मुद्दा था भी नहीं, बट मैंने सोचा कि ये अगर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा होता है, थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से आपको अवगत करा दूँ, तो आगे जो आप पढ़ रहे होगे ना, वो थ्योरी वाले टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं, कॉल बैक हेल्प पढ़ लो, पिरामिड ऑफ डूम, फिर उसके बाद प्रोमिसेस आ रहे हैं, फिर उसके हर लास्ट में आ रहा है आपका सिंग अवेट एंड प्यारा प्यारा सिंटैक्स ES6 का। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। अब वो रट्टा वाला पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, रट्टू तोता नहीं बन रहे होगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। आप खुद का लॉजिक बिल्ड कर पा रहे होगे, आप खुद से ये सोच पा रहे होगे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये पढ़ूंगा उसके बाद ही मुझे ये समझ में आएगा। मुझे अभी भी समझ आ रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज से वाकिफ़ हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। बॉटल गिर गया हमारा। तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। और आगे जाके हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। ये तो बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, सब कुछ आपको आगे समझ में आएगा। एंड दैट्स इट, एपीआई इतना ही था अभी फिलहाल के लिए। बाकी होती तो और भी चीज़ें, बहुत बड़ा एपीआई, ऐसा नहीं है कितनी ही चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं एपीआई के बारे में जानने के लिए, जो कि मैं जब आपको बैकएंड में ले जाऊँगा, आई होप सो मैं एग्जिस्ट कर पाऊँ यूट्यूब पे। तो जब मैं आपको बैकएंड में ले जाऊँगा, ठीक है, झूठा वादा मैं नहीं करूँगा, जितना मैंने कमिट किया उतना तो मैं कंप्लीट करूँगा। जब मैं बैकएंड में जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। और कुछ अगर आपको पूछना है या कुछ ऐसा है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे पूछना है, ये कैसे कनेक्ट करे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं फ्री बैठता हूँ ना, तो मैं फालतू की चीज़ें करने से बेहतर है कि मैं इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती है और मैं गाइड भी कर पा रहा होता हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।